लास्ट लेक्चर में हमने सेकंड कस्पल सबलॉर्ड के बारे में स्टडी किया था। उसके अंदर एक और बहुत महत्व का पॉइंट है, सेकंड कस्पल सबलॉर्ड व्यक्ति के सोर्स ऑफ इनकम को भी दिखाता है। सोर्स ऑफ इनकम। अब यदि किसी का सेकंड कस्पल सबलॉर्ड फर्स्ट हाउस को दिखाएगा तो दैट मीन्स क्या, ये व्यक्ति को अपने खुद की इनकम अपने आप जनरेट करनी पड़ेगी, सेल्फ जनरेट करनी पड़ेगी। अगर सेकंड कस्पल सबलॉर्ड सेकंड हाउस को दिखाता है तो ये व्यक्ति की सोर्स ऑफ इनकम में सेकंड हाउस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि फैमिली, बैंकिंग, यानी कि ये बैंकिंग सेक्टर से इसकी इनकम हो सकती है, एफडी, ज्वेलरी, गोल्ड, ये सारे माध्यमों से ये व्यक्ति की इनकम हो सकती है। उसी तरीके से अगर वो थर्ड हाउस दिखाएगा तो थर्ड हाउस यंगर सिबलिंग का। अभी आज के तारीख में कैसा है, यंगर सिबलिंग कोई भाई एक दूसरे की इनकम में कोई ज्यादा कंट्रीब्यूट वगैरह करता नहीं है, लेकिन थर्ड हाउस दिखाता है तो एक ऐसा चीज हो सकता है, या तो मतलब कैसा है कि उसके साथ में दूसरे कौन से नंबर है वो भी हम देखेंगे, लेकिन थर्ड हाउस का रोल आएगा तो क्या है, कहीं ना कहीं इसका यंगर ब्रदर इसकी इनकम के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। अब चाहे वो एक ही ऑफिस के अंदर हो, चाहे एक ही बिजनेस के अंदर हो, उस तरीके से हो सकता है। दूसरी बात, थर्ड हाउस अगर सेकंड कस्पल सबलॉर्ड अगर थर्ड हाउस को दिखाता है तो ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग को भी दिखाता है, यानी कि ये व्यक्ति जितना अपने जीवन में शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग करते रहेगा उसकी इनकम बढ़ती रहेगी। थर्ड हाउस ऑनलाइन का है, ये व्यक्ति जितना ऑनलाइन एक्टिव रहेगा उतनी उसकी इनकम बढ़ती रहेगी। सोर्स ऑफ इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे क्या कर सकते हैं, सेकेंड कस्पल सबलॉर्ड भी थर्ड हाउस दिखाता है एंड 10th कस्पल सबलॉर्ड भी थर्ड दिखाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये व्यक्ति ऐसा बिजनेस करे जिसमें थर्ड हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो या थर्ड हाउस से जुड़ा हुआ हो, तो ये थर्ड हाउस से जुड़ा हुआ बिजनेस उसके कुंडली में स्टैटिक प्रॉमिस को तो फुलफिल करता ही करता है बिजनेस एंड जॉब के रिलेटेड, और साथ ही साथ में वो इनकम के भाव से भी जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत सपोर्ट करता है इनकम को बढ़ाने में, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम में थर्ड हाउस है और वही उसके बिजनेस के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो इस व्यक्ति को हम इस प्रकार का काम करने के लिए सबसे पहले कह सकते हैं, मान लो 10 कस्पल सबलॉर्ड और 4-5 घर दिखा रहा है लेकिन 3 नंबर कॉमन आ रहा है, तो पहले उसको क्या कह सकते हैं, भाई तू पहले 3 नंबर पे फोकस ज्यादा कर, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम के साथ भी कनेक्टेड है एंड बिजनेस या प्रोफेशन के साथ में भी कनेक्टेड है। उसी तरीके से अगर सेकंड कस्पल सबलॉर्ड फोर्थ हाउस को दिखाता है तो ये सोर्स ऑफ इनकम कौन बनता है, मदर। सोर्स ऑफ इनकम या सोर्स ऑफ वेल्थ भी कह सकते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस वेल्थ का है। तो ये व्यक्ति के पास उसके अभी समझो 1 और 4 है, तो ये व्यक्ति को एक हाउस तो खुद अपने आप भी अपनी वेल्थ जनरेट करेगा, इनकम क्रिएट करेगा, और मदर की तरफ से भी अच्छी खासी वेल्थ प्राप्त होगी, क्योंकि फोर्थ हाउस मदर का है, वेल्थ का है एंड प्रॉपर्टी का है, व्हीकल। वहीं अगर सेकंड कस्पल सबलॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस को दिखाता है तो फिफ्थ हाउस किसका है, संतान का है, सन और डॉटर। तो इसका मतलब इसके वेल्थ क्रिएशन में सन और डॉटर कहीं ना कहीं जुड़े होंगे, या इसकी इनकम जो है वो सन और डॉटर के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी होगी, पहली बात। दूसरा, फिफ्थ हाउस से रिलेटेड शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट से भी ये अपनी इनकम जनरेट कर सकता है, लेकिन खाली शेयर मार्केट इतना देखने के बाद हम नहीं कह सकते, ये देखना पड़ेगा 10th कस्पल सबलॉर्ड से उसका कनेक्शन है कि नहीं, तो वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में काम कर सकता है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाना है तो 12th कस्पल सबलॉर्ड को भी देखना पड़ता है, वो आगे चल के स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लेकिन अगर सेकंड कस्पल सबलॉर्ड फिफ्थ को दिखाता है तो सन एंड डॉटर यानी संतान, दूसरा हो गया शेयर मार्केट, तीसरा हो गया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फिफ्थ हाउस ये इसका है स्किल्स का है, स्किल्स एंड आर्ट। तो ये सारी चीजों का ये व्यक्ति के वेल्थ क्रिएशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। उसी तरीके से 6th हाउस दिखाता है तो जॉब है, एक तो पहली बात 6th हाउस जॉब का है। 6th हाउस दिखाता है तो वो ऑलरेडी फाइनेंस के लिए अच्छे पॉजिटिव नंबर है 2, 6, 11। तो ये व्यक्ति एक अपने बिजनेस से या अपने थ्रू
एक अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकता है। 6th हाउस उस चीज का भी है। 6th हाउस डिजीज का है, यानी कि ये व्यक्ति का जो इनकम है वो डिजीज से, यानी कि ये व्यक्ति डॉक्टर भी हो सकता है, डॉक्टर से जुड़ा हुआ हो सकता है। बीमारी हो ऐसा जरूरी नहीं है, डॉक्टर बीमारी हो ऐसा जरूरी नहीं है। 6th हाउस डॉक्टर का भी है। इवन 6th हाउस इसका भी है, लिटिगेशन का, यानी कि लॉयर। लॉयर। हाँ 7th हाउस की अगर बात करें तो 7th हाउस तो वाइफ का है, स्पाउस का है, यानी हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड। उसी तरीके से बिजनेस पार्टनर का है। 7th हाउस इंडिपेंडेंट बिजनेस का भी है। तो ये व्यक्ति अपनी वेल्थ कैसे जनरेट कर सकता है? वाइफ के सपोर्ट के थ्रू, स्पाउस के सपोर्ट के थ्रू, या फिर अपने बिजनेस के पार्टनर के सपोर्ट के थ्रू, या फिर इंडिविजुअल बिजनेस करके भी ये व्यक्ति अपनी वेल्थ जनरेट कर सकता है। अगर 8th हाउस दिखाता है तो 8th हाउस अनअर्न्ड इनकम का है, 8th हाउस इनहेरिटेंस का है। उसी तरीके से 8th हाउस टेक्निकल का है, इंश्योरेंस का है, ऑकल्ट का है। तो ये व्यक्ति के वेल्थ क्रिएशन के अंदर 8th हाउस का रोल बहुत बड़ा होगा, और जब तक वो 8th हाउस से रिलेटेड फील्ड को नहीं पकड़ेगा तब तक ये असली रियल वेल्थ जनरेट नहीं कर पाएगा। ये चीज आपको वेल्थ का समझाने का खास कारण ये है। 2nd हाउस के ऊपर बहुत फोकस करना है। हमारे पास वही लोग आने वाले हैं, पैसा, बिजनेस, प्रोफेशन, वो शादी, बच्चा अभी बहुत रेयर हो गए, वो सब भी सवाल, यही सब प्रॉपर्टी, यही सब लोगों को मेन चाहिए। फिर अगर 9th हाउस दिखाता है तो 9th हाउस है हायर एजुकेशन का, मतलब अगर 2nd का स्पेल सब लॉर्ड 9 को दिखाता है तो ये व्यक्ति जितना अपने आप को हायर एजुकेट करते रहेगा उतना ही उसको इनकम बढ़ाने में, वेल्थ क्रिएट करने में सपोर्ट मिलेगा। 9th हाउस फादर का है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग का है। तो ये व्यक्ति को अपने वेल्थ को बढ़ाने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करते रहना चाहिए। जितना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करेगा 2nd का स्पेल सब लॉर्ड एक्टिव होगा, 2nd हाउस उसको हेल्प करेगा। वहीं पर अगर 10th हाउस दिखाता है तो 10th हाउस तो अपने खुद के बिजनेस या प्रोफेशन के रिलेटेड है ही है, खुद के कर्म से अपनी वेल्थ जनरेट कर सकता है। गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ या ऑथोरिटेटिव, यानी कि कॉर्पोरेट लेवल में हायर अथॉरिटी के थ्रू कनेक्ट रह के भी ये व्यक्ति अपनी वेल्थ जनरेट कर सकता है। 11th हाउस 2nd का स्पेल सब लॉर्ड अगर 11th हाउस दिखाता है तो सबसे बढ़िया है। इच्छा पूर्ति का घर 2nd हाउस लेकर बैठा है, तो जितना जितना ये आगे आगे बढ़ते जाएगा। अब 11th हाउस के अंदर कनेक्शन में क्या आता है? एक तो आता है सोशल सर्कल, फ्रेंड्स। जितना वो अपने सोशल सर्कल के साथ उठे बैठेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ उठता बैठता रहेगा, उसी तरीके से 11th हाउस में आता है एनजीओ, रोटरी, लायंस, ये सब क्लब की एजेंसी ले लेगा, एजेंसी नहीं बोलते, क्लब की मेंबरशिप ले लेगा और वहां पर एक्टिव रहेगा, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो उसके 2nd हाउस को एक्टिव करने में बहुत हेल्पफुल होगा। वहीं अगर 2nd का स्पेल सब लॉर्ड अगर 12th हाउस को दिखाता है, 12th हाउस तो सीधी सीधी बात है, सबसे पहला तो अवे फ्रॉम होम, दूसरा फॉरेन कंट्री, तीसरा इसके अंदर आता है जेल या हॉस्पिटल, मेडिटेशन, योगा, ये सारी चीजों से कनेक्टेड रहकर भी अगर वे अपना काम करे तो इसको बेनिफिट बहुत अच्छा हो सकता है। और ये व्यक्ति जितना इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट जितना करता रहेगा उतनी उसकी वेल्थ जनरेट होती रहेगी। इन्वेस्ट नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं खर्चा होना ही होना है, क्योंकि 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का भी है और एक्सपेंडिचर का भी है। अगर एक्सपेंड करोगे तो इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, इन्वेस्ट करोगे तो खर्चा नहीं करोगे, तो जितना इन्वेस्ट करेगा उतना इसके लिए अच्छा है। तो 2nd का स्पेल सब लॉर्ड क्या दिखाता है, उससे ये व्यक्ति की वेल्थ कैसी जनरेट होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इस चीज को हमें हमेशा ध्यान में रखना है। चलो अभी हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं 2nd का स्पेल सब लॉर्ड का, तो उससे हमें पता भी चलेगा। चलो पहले बताओ 2nd का स्पेल सब लॉर्ड कौन है ये कुंडली में? जुपिटर। 2nd का स्पेल सब लॉर्ड है जुपिटर। टेनेंटेड या अनटेनेंटेड? टेनेंटेड। टेनेंटेड। तो अभी उससे आगे बढ़ेंगे। हाँ। जुपिटर का स्टार लॉर्ड
मून स्टार लॉर्ड मून, सब लॉर्ड, मून सब लॉर्ड भी मून। अब मून नक्षत्र लेवल पे है तो उसके ऊपर हम एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन चेक करेंगे। तो मून के साथ कंजंक्शन में तो यहाँ पर एक मून ही है, दूसरा जुपिटर है और बाकी कोई नहीं है। जुपिटर कितने का एस्पेक्ट है? 180 नहीं है, ग्रीन है 180, हाँ 182 लिखा है, बट ग्रीन है तो माइल्ड गुड है, ठीक है। जो हम एस्पेक्ट कंसीडर करते हैं वो वाला नहीं है, जो हम रेगुलर चेक करते हैं तो उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं सर देंगे। कलर का भी मतलब है सर? नहीं, इधर नीचे लिखा है ना गुड एविल, वो अच्छा, हिसाब से। ओके बट हमें तो डिग्री के हिसाब से देखना है, 30, 60, 120, 45, 90, 180। तो अभी जुपिटर के हाउसेस कौन से हैं? 3, 9, 8, 1, 4 मून के। मून के हाउसेस 93148। अब ये सेकंड कस्पल सब लॉर्ड की स्क्रिप्ट बन गई। एस्पेक्ट कंजंक्शन कोई है नहीं, सब लॉर्ड पे अकेला चंद्र है। चंद्र अभी अकेला है तो ये क्या करेगा? रिजल्ट दिखाएगा, क्वालिटी दिखाएगा। अब पहले तो हम स्टडी करते हैं कि ये व्यक्ति को सोर्स ऑफ इनकम कहां से रहेगा। 9th हाउस है, सोर्स ऑफ इनकम एंड सोर्स ऑफ वेल्थ, दोनों चीजें। तो यहाँ पर कौन से नंबर आ रहे हैं पहले वो फाइंड आउट कर लो। 1, 3, 4, 8 और 9, बस पूरी स्क्रिप्ट इसी के अंदर है। यस बराबर है। तो अब सबसे पहले ये 2 लेवल को अगर हम चेक करें तो ये व्यक्ति को अपनी वेल्थ अपने आप खुद Self जनरेट लेना करनी है, पड़ेगी, हाँ। खुद मेहनत करके वो वेल्थ क्रिएट करेगा। 3rd हाउस है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग एंड यंगर ब्रदर्स है। 4th मदर। 8th हाउस अर्न इनकम, इंश्योरेंस, एस्ट्रोलॉजी दुनिया भर का है। 9th हाउस फादर एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग। कर्म का भी है ना? कर्म का तो 10th हाउस है, 9th हाउस कर्म का कहाँ पर है? भाग्य का है। हाँ भाग्य, 9th हाउस sorry, भाग्य का है। हाँ। हाँ, तो वो इधर सब लॉर्ड लेवल पे देखेंगे। ये चारों 4 नंबर सब लॉर्ड पे भी है, तो जो यहाँ पर है वो फाइनल है। अब ये व्यक्ति के जीवन में, ये व्यक्ति ने जब से इंश्योरेंस के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर काम करना चालू किया तभी से ही उसकी ग्रोथ हुई। उसके पहले ग्रोथ नहीं हुई थी, वेल्थ नाम की कोई चीज नहीं थी जीवन में। तो ये क्या इंडिकेट करता है? लाइफ सामने प्रूफ हो गया। सेकंड कस्पल सब लॉर्ड 8 हाउस दिखाता है और सब लॉर्ड पे भी 8 हाउस आता है। तो जब तक ये 8 हाउस से कनेक्ट नहीं होगा वो वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएगा। फिर मदर की तरफ से जब भी जरूरत होती है हेल्प मिली, जब भी जरूरत है फादर की तरफ से हेल्प मिली, तो ये भी वेल्थ क्रिएशन में एक रोल प्ले हुआ। ये व्यक्ति का लगभग जब तक 40-41 का एज नहीं हुआ था तब तक इसका यंगर ब्रदर इसके साथ में ही था बिजनेस के अंदर। अच्छा, तो एक इनडायरेक्टली इस तरीके से भी ये जुड़ गया, बराबर। और 3rd हाउस कमीशन का है, तो ये व्यक्ति के जीवन में कमीशन ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि इंश्योरेंस में काम करते हैं तो कमीशन मिलता है। तो ये 3rd हाउस एक्टिव हो गया। आज के तारीख में ये व्यक्ति ऑनलाइन ज्यादा एक्टिव रहता है। जितना ऑनलाइन एक्टिव क्यों रहता है उसको पता है, जितना ऑनलाइन एक्टिव रहूंगा कहीं ना कहीं 2nd हाउस को हेल्प मिलने वाली है, वेल्थ बढ़ेगी। तो ये 3rd हाउस है। ऑनलाइन, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, जितना कम्युनिकेट करेगा लोगों से उतनी उसकी वेल्थ बढ़ेगी। एंड कमीशन। एंड 1st हाउस तो सेल्फ का ही है, वो तो खुद अपने आप मेहनत करनी है, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ से इस तरीके से दिखता है। तो आपको भी किसी भी कुंडली की इस तरीके से स्क्रिप्ट देख के 2nd हाउस को प्रॉपर पकड़ना है और उससे ही आप जजमेंट लगा पाओगे। लास्ट टाइम एक बात हुई थी कि 8 हाउस है तो थोड़ी सी तकलीफ होती है। डेफिनेटली 8 हाउस है तो तकलीफ होती है वेल्थ क्रिएशन में। वेल्थ क्रिएशन स्लो होती है, रुक रुक के होती है, हर्डल एंड ऑब्स्टेकल के साथ में होती है। लेकिन साथ में 8 हाउस इनहेरिटेंस का भी है। तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी या इन प्रॉपर्टी तो नहीं बोल सकता हूँ, 2nd कस्पल सब लॉर्ड की बात चल रही है, तो इनहेरिटेड धन व्यक्ति को मिल सकता है। तो हर्डल ऑब्स्टेकल रहेगा एक बाजू, लेकिन जब समय आएगा, समय कब आता है? दशा के हिसाब से, तो अनअर्न्ड इनकम भी मिल जाएगी, तो ये मेंटेन रहेगा। अच्छा, बैंकक्रप्ट कब कह सकते हैं? 8 के साथ में अगर सब लॉर्ड लेवल पे 12 भी आ जाए तो हम कह सकते हैं कि वेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। लेकिन खाली अकेले 8 हाउस को पकड़ के हम ये चीज नहीं बोल सकते। लॉस नहीं बोल सकते हैं। हाँ, लॉस नहीं बोल सकते, इतना बोल सकते 8 हाउस की वजह से वेल्थ क्रिएशन में प्रॉब्लम होगा, हर्डल होगा, ऑब्स्टेकल आएगा, रुकावट आएगी। यहाँ पर कोई भी मैलेफिक तो नहीं है, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट प्रॉब्लम आएगी क्योंकि 8 हाउस है, नहीं है ऐसा नहीं है। और 8 हाउस में देखो चंद्र का है और चंद्र का 8 हाउस खाली है,
तो प्रॉब्लम तो आएगी अपने टाइम पे। जब दशा का पीरियड एक्टिव होगा तो प्रॉब्लम उस हिसाब से आएगी ही आएगी। जब दशा खत्म हो जाएगी, दूसरी अच्छी दशा आएगी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगा। तो एक ये चीज है। और 8 और 12 अगर साथ में है तो ही हम ये चीज कह सकते हैं कि बैंकरप्ट या वो लेवल के ऊपर इंसान पहुंच सकता है। लेकिन उसमें भी अगर ये व्यक्ति फॉरेन के अंदर है तो 12th हाउस को, उसको जो नेगेटिव काम करता है वो बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये सारी चीजों को देख के फिर हमें किसी भी चीज के जजमेंट के ऊपर पहुंचना है, उसके पहले नहीं पहुंचना है। बोलो, इसमें आपको कोई डाउट है, कोई चीज क्लियर करनी है? हो गया क्लियर? दूसरा सेकंड का स्पल सबलॉर्ड है, 4th हाउस को दिखाता है। इसका मतलब ये व्यक्ति अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे, हालांकि बात इन्वेस्टमेंट की है तो 12th का स्पल सबलॉर्ड ही हमें एग्जैक्ट बताएगा, बट वेल्थ से जुड़ा हुआ है 4th हाउस। तो 4th हाउस वास्तु का है, 4th हाउस घर का है, 4th हाउस प्रॉपर्टी का है। तो कहीं ना कहीं इसकी वेल्थ में प्रॉपर्टी का रोल भी होगा और होगा। अब हम शुरू करते हैं 4th का स्पल सबलॉर्ड। 4th का स्पल सबलॉर्ड कौन सी चीजों को दिखाता है? मदर के नेचर को दिखाता है, प्रॉपर्टी को दिखाता है, बेसिक एजुकेशन को दिखाता है, एंड व्हीकल्स को दिखाता है। इसके सिवा 4th हाउस में तो बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, समझाई है, लेकिन ये मैंने इधर खास क्यों लिखा है? इससे रिलेटेड क्लाइंट हमें क्वेश्चन पूछ सकता है। उसमें भी मदर के नेचर के रिलेटेड तो कोई पैसा खर्च करके आएगा नहीं। अब व्हीकल भी आज के टाइम में इतना कॉमन हो गया, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उसका भी कोई खास क्वेरी लेके आता नहीं है। एक जमाना था जब लोग पूछते थे मैं गाड़ी कब ले पाऊंगा, वो गाड़ी लेना एक बहुत बड़ी बात होती थी। अभी तो कुछ है ही नहीं। तो वो दो तो फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैंने रखे हैं। इसमें 2 ही मेन है, प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन। बच्चों के लिए होगा तो एजुकेशन का सवाल आता है काफी टाइम, और खुद के लिए प्रॉपर्टी का आता है, बराबर। तो हम पहले प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं। मंगल एंड सैटर्न आर द कारका ऑफ प्रॉपर्टी। मंगल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ओपन लैंड को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी या रीसेल प्रॉपर्टी, वो सब सैटर्न के अंदर आता है। रीसेल, अंडर कंस्ट्रक्शन, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चल रहा है या कंस्ट्रक्शन हो गया है, वैसी प्रॉपर्टी जो है वो सैटर्न के अंदर आता है। सैटर्न इज द कारका ऑफ आर्किटेक्चर ऑल्सो। So at the time of purchase of property, involvement of Mars or Saturn must be there in अंतरदशा, I mean दशा, भुक्ति और अंतरा। उसके अंदर सैटर्न या मार्स कनेक्टेड होने ही चाहिए। अब पहले उसका स्टैटिक प्रॉमिस चेक करते हैं। If 4th cuspal sublord being an untenanted planet or through its नक्षत्र lord signifies 4, 11 और 12, तो वो क्या है? It shows a person can have the property in his name. Apart from this, there should be any connection with Mars or Saturn also. मंगल और शनि के साथ में कनेक्शन होना चाहिए, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो वो चलेगा, लेकिन 4, 11, 12 और मंगल या सैटर्न का कनेक्शन आना चाहिए, तब भी वो व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी ले पाएगा। 4, 11, 12 में कॉम्बिनेशन क्या है? 4th हाउस प्रॉपर्टी का है, 11th हाउस है वो फुलफिलमेंट ऑफ विश का है, 12th हाउस है इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, या इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें तो पैसा, एक्सपेंसिस टू बाय द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मैंने खर्चा किया, तो वो एक एक्सपेंस हो गया, या एक प्रकार से मैं उसको इन्वेस्टमेंट भी कह सकता हूं। दशा भुक्ति ऑफ द प्लैनेट सिग्निफाइंग 4, 11, 12 शोज द टाइम पीरियड ऑफ परचेसिंग प्रॉपर्टी। जब कुंडली में 4, 11 और 12 एक्टिव होगा दशा पीरियड के अंदर, तो वो व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीद सकता है। स्टैटिक प्रॉमिस में क्या चाहिए? 4th कस्पल सबलॉर्ड। अगर अनटेनेंटेड प्लैनेट है तो उसके नंबर हम गिनेंगे, टेनेंटेड है तो नक्षत्र के नंबर गिनेंगे, लेकिन कौन सा कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए? 4, 11, 12। कोई भी एक मिला, 2 मिला, या तीनों 3 मिले तो हो जाएगा। सबसे पावरफुल 4th हाउस, क्योंकि प्राइम हाउस फॉर द प्रॉपर्टी है, 11th हाउस इच्छा पूर्ति का है। ये दोनों का मेन हमें फोकस रखना है। और जब 4, 11 या 12 की दशा एक्टिव होगी तो वो व्यक्ति प्रॉपर्टी ले पाएगा। अब यहां पर देखते हैं, इफ 4th कस्पल सबलॉर्ड इज सन, अगर कस्पल सबलॉर्ड सन बनता है तो क्या हम देख सकते हैं? पर्सन कैन गेट इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, मे गेट द लैंड और हाउस थ्रू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और गवर्नमेंट ऑफिसेस में बी देयर नियर बाय, और पीपल मे स्टे इन द गवर्नमेंट क्वार्टर्स। समझ में आया? 4th कस्पल सबलॉर्ड अगर सूर्य है तो आप ये प्रेडिक्शन कर सकते हो।
उसी तरीके से फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड अगर मून है तो देयर विल बी वाटर सोर्सेज नियर बाय लाइक स्विमिंग पूल और वाटर टैंक। हाउस विल बी मेनली इन द नेम ऑफ मदर, मम्मी के नाम पे घर हो सकता है, ऐसे व्यक्ति होगा। These people are very sensitive towards the home environment, अपने घर के प्रति बहुत सेंसिटिव रहेंगे। Person may have the habit of driving a vehicle very fast, मून फास्ट है, व्हीकल फोर्थ हाउस है, तो ऐसे केस के अंदर अगर फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड मून बनता है तो ये व्यक्ति फास्ट व्हीकल चलाता है। वाटर प्रॉब्लम में बी देयर इन द हाउस, घर के अंदर सीलन का प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि वो भेज आता है, वो प्रॉब्लम हो सकता है, लीकेज का प्रॉब्लम हो सकता है, बट खाली वो मून से नहीं होता है, मून के साथ में अगर 8 हाउस होता है तो ये प्रॉब्लम ज्यादा देखा जाता है। सर खाली मून या मून की राशि हो तो भी ये सब हो सकता है? नहीं, ओनली मून। अगर मून जैसे based हम होना चाहिए। जैसे हम कस्पल सबलॉर्ड की स्क्रिप्ट लिखते हैं फोर्थ CSL मून, बस तो इधर की बात है, इधर मून होगा, सूर्य होगा, चंद्र होगा, आई मीन गुरु शनि क्या होगा उसको हम देखते हैं। ओके। अब इसका मतलब ये नहीं है कि खाली यही रोल प्ले करेगा, ये और उसका नक्षत्र। मान लो कि कस्पल सबलॉर्ड मून है और नक्षत्र पे जुपिटर है, तो ये दोनों अपना रोल प्ले करेंगे। ये अनटेनेंटेड होगा तो बहुत खास रोल प्ले करेगा, टेनेंटेड होगा तो भी अपनी इफेक्ट तो डालेगा ही डालेगा, खाली रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अगर चंद्र यहाँ पर 4, 11, 12 दिखाता है और टेनेंटेड है तो इसके नंबर की कुछ वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये टेनेंटेड है तो उसके नक्षत्र को ही रिजल्ट देना है। लेकिन अगर चंद्र अनटेनेंटेड है तो 4, 11, 12 भी काउंट होगा और ये अपनी इफेक्ट भी डालेगा। उसी तरीके से अगर फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड यहाँ पर मून है, उसके बदले अभी मार्स है, तो क्या होगा? पीपल विल गेट प्रॉपर्टी वेरी इजीली। दिस पीपल डोंट हैव अ वेरी पीसफुल डोमेस्टिक लाइफ, घर के अंदर झगड़ा बहुत होते रहता है। इफ फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड इज मार्स एंड इट सिग्निफाइज 8 and 12, देन देयर मे बी फायर इंसिडेंट्स इन होम। घर में आग लगती है ना, बहुत सारे लोगों के घर में आग लगती है, तो जब एक तो वो उसका फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड मंगल हो और साथ में 8 और 12 से कनेक्टेड हो, तो ये व्यक्तियों के घर में आग से नुकसान होने की भरपूर पॉसिबिलिटी रहती है। शॉर्ट सर्किट हो सकता है या डायरेक्ट आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मंगल शॉर्ट सर्किट का, फायर का कारक है। 8वां घर नुकसानी का है, 12वां घर व्यय का है। वहां पर अगर फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड अगर मरकरी है, देयर विल बी अ गार्डन और पार्क और ग्रीनरी नियर बाय। घर के अंदर मतलब घर के नजदीक में गार्डन होगा। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लोगों का घर के अंदर ही उन्होंने छोटा सा एक गार्डन बना लिया होता है। मरकरी अपना प्रभाव देता है, 1000 बात की एक बात। These people don't take much interest in domestic activities. Large number of windows or door in the house. People may keep greenery at home, जो मैंने अभी आपको बताया, या फिर घर के अंदर या घर के बाहर थोड़ी जगह होगी तो एक गार्डन बना लेंगे ये लोग। Playful environment will be there at home. घर पे हंसी खुशी का माहौल रहेगा। Their home may be in a green environment like hills and forest also. The person may buy commercial property during the दशा of Mercury. ये चीज खास ध्यान में रखनी है। अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि मैं ऑफिस ले सकता हूं क्या, तो हमें खास देखना है कि उसकी दशा, भुक्ति या अंतरा में अगर मरकरी का कनेक्शन आता है और वहां पर 4, 11 और 12 आता है, तो ये व्यक्ति कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ले सकता है, क्योंकि मरकरी जो है वो बिजनेस का कारक है, कॉमर्स का कारक है और फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का है। तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेने के लिए मरकरी और फोर्थ हाउस का कनेक्शन जरूरी है। अगर वहीं पर फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड अगर जुपिटर बनता है तो क्या होगा? पर्सन विल हैव अ बिग हाउस। टेम्पल, स्कूल, कॉलेज घर के एकदम आजू बाजू में ही होंगे। दे हैव अ पीसफुल एंड हेल्दी होम एनवायरनमेंट, घर पे माहौल भी अच्छा रहेगा। रिलीजियस एनवायरनमेंट, घर पे धार्मिक एनवायरनमेंट रह सकता है। एंड घर के अंदर थोड़े थोड़े समय पे कोई ना कोई रिलीजियस सेरेमनीज भी ये लोग अरेंज करते रहेंगे। अगर फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड वीनस बनता है, द पर्सन विल हैव लग्जरियस और ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, होम एनवायरनमेंट विथ लग्जरी एंड ब्यूटी। घर के अंदर आप देखते हो ना एकदम रिच, महंगे महंगे झूमर लगाए होते हैं, महंगे महंगे मिरर्स होते हैं, इंटीरियर भी बहुत पॉश किया होता है, ये सब शुक्र वाले लोग होते हैं। होम विल बी वेल अरेंज फ्रॉम इनसाइड, घर से। अच्छा, कभी ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि चलो घर पे एकदम हाई फाई
एकदम ब्रांडेड फर्नीचर नहीं है, लेकिन घर उनका इतना नीट एंड क्लीन और इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है कि वो दिखता है कि भले छोटा है या भले एकदम हाईफाई नहीं है, लेकिन एकदम बहुत अच्छा डिसेंट मेंटेन किया हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से घर को अंदर से उसने मेंटेन किया होता है, तो वो शुक्र वाले होते हैं। पीपल विल गेट लोन्स इजीली टू बाय होम एंड मेंबर ऑफ द वाइफ्स फैमिली विल लिव विथ यू टुगेदर एट होम। वाइफ के साइड से उनके पेरेंट्स या कोई भी अपने मतलब ये व्यक्ति के घर में रहने के लिए आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दशा, बट ये जनरली देखा गया है। अगर फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड सैटर्न बनता है तो पर्सन विल बाय अ सेकेंड हैंड होम या फिर रीसेल प्रॉपर्टी या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले सकता है। हाउस विल बी वेरी डिसऑर्गेनाइज्ड, घर डिसऑर्गेनाइज होगा। पीपल लाइक टू लिव इन टेनेंटेड प्रॉपर्टी, ऐसे लोग ज्यादा करके रेंटेड प्रॉपर्टी में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। पीपल डोंट गेट पीस ऑफ माइंड अंटिल देयर ओल्ड एज। ही कैन फाइंड हिज प्रॉपर्टी विथ डिले एंड आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल, क्योंकि फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड सैटर्न है, सैटर्न डिले का कारक है। तो जब भी कोई भी कस्पल सबलॉर्ड अगर सैटर्न बने तो एक चीज समझ जाना कि उस कस्पल सबलॉर्ड से जो भी चीज हम देखते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं डिले होगा और होगा। अगर फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड सैटर्न बनता है तो संतान प्राप्ति में डिले होगा, सेवंथ बनता है तो मैरिज में डिले होगा। जहां पर भी सैटर्न का रोल आएगा तो वो चीज में डिले होगा और होगा। The person, there will be many old age people in the house. घर के अंदर 3, 4, 5 ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति रह सकते हैं, एकदम सीनियर सिटीजन। एंड द पर्सन मे बाय प्रॉपर्टी इन अ चॉल। वहीं पर अगर फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड राहु बनता है तो क्या होगा, सबसे पहला तो ऐसे घर हॉन्टेड होने की पॉसिबिलिटी बहुत है। हॉन्टेड मतलब ऐसे घरों के अंदर भूत प्रेत का वास हो सकता है या रहने वालों को भूत प्रेत के सपने आते हैं, भूत प्रेत की इफेक्ट उनको फील होती है। चेक द प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट बहुत केयरफुली चेक करने हैं, क्योंकि फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड राहु है। जहां पर भी कस्पल सबलॉर्ड राहु बनता है तो वहां पर व्यक्ति के साथ चीटिंग होने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। अगर फोर्थ हाउस है तो प्रॉपर्टी में चीटिंग हो सकती है। फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड बनता है तो संतान चीटिंग कर सकता है, कभी कभी फोर्थ है तो माता भी चीटिंग कर सकती है। नाइन्थ का बनता है तो फादर चीटिंग कर सकते हैं, या फिर उस घर के रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत और समस्या उसको फेस करनी ही पड़ेगी। लेकिन राहु चीटिंग का कारक है, तो इस चीजों में अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो ये व्यक्ति को खास ध्यान रखना है प्रॉपर्टी लेने से पहले। डू नॉट बाय प्रॉपर्टी इन योर ओन नेम। अगर ऐसा कोई है तो हम उनको क्या गाइड करेंगे, आपके नाम पे घर मत लो, बहुत अच्छा है। उसमें भी राहु आया और फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड में 8 और 12 मिल गया, गलती से भी अपने नाम पे घर लेना ही नहीं है। भाड़े पे घूमेगा, अच्छा है, गलती से ले लिया तो घर का कोई रिजल्ट, कोई फ्रूट वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। डू नॉट बाय प्रॉपर्टी ऑन योर ओन नेम और दे डोंट हैव प्रॉपर्टी, या तो फिर प्रॉपर्टी होगी ही नहीं। 3, 8, 12 हो गया तो प्रॉपर्टी होने वाली ही नहीं है फिर तो। व्हीकल, ऐसे लोगों के व्हीकल घड़ी बार डैमेज होते हैं, क्योंकि फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड व्हीकल का भी है और साथ में राहु है और 8, 12 है, तो व्हीकल से नुकसानी हो सकती है, कार से या उसके 2 व्हीलर से जो भी है। कार में यानी कि व्हीकल के अंदर फ्रीक्वेंट रिपेयर्स, बार उसको रिपेयर करवाने की जरूरत पड़ेगी। कार के टायर बार पंचर हो जाएंगे, ये सब फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड जब अगर राहु बनता है तो की बात है। पर्सन विल फील नेगेटिव एनर्जी एट होम at the time of Rahu Dasha Bhukti. If fourth Kaspal Sublord is Rahu, then Abhishek at home reduces the ill effect of Rahu. अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आता है, आपने देखा फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड राहु है और परेशान है, तो अब क्या कर सकते हैं, ले लिया प्रॉपर्टी, तो उसको कह सकते हैं भाई घर में जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा रुद्राभिषेक करो, जितनी नेगेटिव इफेक्ट कम होगी उतनी अच्छी बात है। अगर फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड केतु है तो पीपल गेट देयर होम चेंज विद इन 4 ईयर ऑफ देयर बर्थ। जन्म के 4 साल के समय के अंदर घर चेंज कर सकता है। या तो पर्सन में गेट 2 और 3 साइडेड ओपन प्रॉपर्टी। जनरली ऐसा देखा गया है कि केतु वाले का
प्रॉपर्टी ऐसा कॉर्नर पे होता है, कॉर्नर पे होता है तो ये साइड भी खुला मिलता है, ये साइड भी खुला मिलता है। वो बाटा वाला बनाता है ना, बाटा वाला कैसा कॉर्नर पे, उसका कोई भी शॉप देखो आप ऐसा कॉर्नर पे होगा। तो खाली शॉप तो होता नहीं, ऊपर बिल्डिंग भी होता है। तो ये लाइन वाले, ये जो इधर ये मेन रोड है, तो ये लाइन वाले जो भी है ना, उनके अंदर काफी हद तक आपको केतु देखने को मिलेगा, क्योंकि केतु जिसका फोर्थ कस्पर सबलॉर्ड बनता है वो लोग ऐसे कॉर्नर वाली प्रॉपर्टी खरीदते हैं। पर्सन में है कॉर्नर प्रॉपर्टी। पर्सन हैज टू लीव हिज बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस को छोड़ना ही पड़ेगा। जब तक ये अपना बर्थ प्लेस नहीं छोड़ेगा इसको खुशी मिलने वाली नहीं है। एंड ऑल्सो चेक द राशि लॉर्ड ऑफ केतु फॉर मोर डिटेल, और केतु के राशि लॉर्ड को भी आप चेक कर सकते हो। सेम राहु केतु अपने राशि स्वामी का फल देते हैं, तो उसके हिसाब से भी आप चेक कर सकते हो। अभी मैंने आपको कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में समझाया, तो फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड अगर मरकरी बने तो ये व्यक्ति कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ले सकता है। उसी तरीके से अगर हाउसेस की बात करें तो सेवेंथ हाउस का कनेक्शन जब एक्टिव होगा, यानी मरकरी एंड और सेवेंथ हाउस दोनों कनेक्शन भी हो सकते हैं, दोनों में से एक कनेक्शन भी हो सकता है। अगर ये कनेक्शन मिलता है तो ये व्यक्ति कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ले सकते हैं। कोई अलग से कस्पल सबलॉर्ड देखने की जरूरत नहीं है। किसी ने पूछा ऑफिस लेनी है, ले सकता हूं, तो सीधा पहले चेक करो प्रॉपर्टी लेने का प्रॉमिस है कि नहीं, और वो प्रॉमिस के अंदर आपको कहीं पर भी मरकरी का कनेक्शन आ रहा है तो पहली चीज क्लियर हो गई कि कॉमर्शियल ले सकता है। फिर रोल आता है दशा का, दशा एक्टिव है, दशा कहीं से भी मरकरी के साथ में कनेक्टेड है और सेवेंथ हाउस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ले सकता है। तो ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का समझाया। अब उसी तरीके से सेल ऑफ प्रॉपर्टी, देखो घर अपना बेचना है, वो बिकेगा कब, तो जब भी, अभी सेल ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर स्टैटिक प्रॉमिस ऐसा कुछ देखने की जरूरत नहीं होती है, सीधा हमें दशा के ऊपर जाना है कि जब दशा के अंदर 3, 10, 5 या 6 इनमें से कोई भी 1, 2 या 3 घर या चारों चार का कॉम्बिनेशन एक्टिव होगा तो ये व्यक्ति प्रॉपर्टी बेच सकता है। थर्ड हाउस, क्यों थर्ड हाउस, क्योंकि 12th हाउस फ्रॉम द 4th हाउस, यानी प्रॉपर्टी का अपने घर का व्यय होगा, लॉस होगा, इसके हाथ से निकलेगी प्रॉपर्टी। 10th हाउस क्या है, सामने वाले व्यक्ति को प्रॉपर्टी मिलेगी, तो सामने वाले व्यक्ति का 4th हाउस है। ये समझाओ ड्रॉ करके कि समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है। तो क्योंकि ऑपोजिट पर्सन हम 7th हाउस से देखते हैं, 7th हाउस से 4th हाउस 10th हाउस होता है। तो जब 10th हाउस, अगर 10th हाउस यहाँ पर एक्टिव है, यानी कि सामने वाले व्यक्ति का 4th हाउस एक्टिव हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ ऑपोजिट पर्सन। अभी हमारा 5th हाउस है लेकिन ऑपोजिट पर्सन का 11th हाउस है, उसको लाभ होगा। और हमारा 6th हाउस है लेकिन सामने वाले व्यक्ति का 12th हाउस है। तो जैसे मुझे मेरी प्रॉपर्टी के लिए 4, 11, 12 चाहिए, उसी तरीके सेल के लिए मुझे ऑपोजिट व्यक्ति के 4, 11 और 12 चाहिए, और मेरा खुद का 3rd हाउस चाहिए। तो मेरा 3rd हाउस तो 3rd हाउस है, ऑपोजिट वाले व्यक्ति का 4th हाउस यानी मेरा 10th हाउस, सामने वाले का 11th तो मेरा 5th, सामने वाले का 12th तो मेरा 6th। तो दशा के अंदर ये कॉम्बिनेशन एक्टिव होगा तो मेरी प्रॉपर्टी बिकेगी, मैं प्रॉपर्टी बेच सकता हूं। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी बेचनी है फिर नहीं लेनी है, तो उनको ऐसे अंतरदशा मिलनी चाहिए कि एक अंतरदशा में ये बेचने वाले नंबर आ जाए और दूसरी अंतरदशा में 4, 11 और 12 आ जाए, तो इधर बेचेगा इधर ले लेगा। या तो फिर दोनों का कॉम्बिनेशन एक ही अंतरदशा में होगा तो बेचेगा और सामने सामने ले लेगा, वो भी पॉसिबल है। बट ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से अपने को मिलना चाहिए। अब घर का एम्बियंस कैसा रहेगा? इफ अ पर्सन बाइज प्रॉपर्टी इन महादशा और अंतरदशा, यानी कि दशा एंड भुक्ति ऑफ शुभ प्लैनेट, दैट इज नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट, गुरु, शुक्र, चंद्र, मरकरी, तो एम्बियंस ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी गुड। प्रॉपर्टी का बाहर से जो लुक होता है, एंट्रेंस होता है, वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर मेलेफिक प्लैनेट की दशा भुक्ति यंत्रा में बाय करता है, जैसे कि सैटर्न, मार्स, राहु, केतु, तो एम्बियंस ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी ऑर्डिनरी, ठीक ठाक। इफ अ पर्सन बाइज प्रॉपर्टी इन सन 8 दशा और भुक्ति, देन ही में बाय अ प्रॉपर्टी इन अ फेमस एरिया और वेल नोन एरिया, या तो फिर गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स होते हैं उसके आजू बाजू में भी ये अपनी प्रॉपर्टी ले सकता है। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनको प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिलती है, तो क्या देखना पड़ेगा? इफ 8 कस्पल सब लॉर्ड
सिग्निफाइज 4 और 11 इन 8 हाउस इनहेरिटेंस का है, 4th हाउस प्रॉपर्टी का है, 11th हाउस इच्छा पूर्ति का है। तो पर्सन विल गेट इनहेरिटेड प्रॉपर्टी और मिलेगी कब? जब दशा भुक्ति अंतरा कौन सी चल रही होगी? 4, 8 और 11 की चल रही होगी। प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, इच्छा पूर्ति। तो 4, 8, 11 या 8, 11 की इन दशा चल रही होगी तो ये व्यक्ति को प्रॉपर्टी मिलेगी, इनहेरिटेंस में मिलेगी। बट 4th हाउस प्राइम हाउस है तो उसकी कनेक्शन आना बहुत जरूरी है। कोई भी कॉम्बिनेशन में प्राइम हाउस को पहले पकड़ना है और 11th हाउस तो होता ही होता है सबके लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब रेंटल इनकम, किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी से रेंट इनकम आएगी कि नहीं आएगी, तो हम क्या देखेंगे? 4th कस्पल सबलॉर्ड अगर 2nd हाउस, 6th हाउस एंड 11th हाउस को दिखाता है, 2nd हाउस इनकम का है, 6th हाउस रेंट का है, टेनेंट का है और 11th हाउस इच्छा पूर्ति का है, तो ऐसे व्यक्तियों को प्रॉपर्टी से इनकम, रेंटेड इनकम बहुत सारी मिलती है। देखते हो ना, बहुत लोगों की 4-4, 5-5 प्रॉपर्टी होती है, भाड़ा ही आते रहता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो सब ऐसे लोग होते हैं। चलो अभी व्हीकल, हाँ एजुकेशन है ना, व्हीकल का भी सेम कॉम्बिनेशन है, 4, 11, 12, क्योंकि 4th हाउस व्हीकल का है, 11th हाउस इच्छा पूर्ति का है, 12th हाउस एक्सपेंडिचर का है। व्हीकल में हमने इन्वेस्ट किया ऐसा तो कोई बोलता नहीं है, व्हीकल के ऊपर डेप्रिसिएशन ही होता है, यानी कि व्हीकल एक्सपेंडिचर ही गिना जाता है। व्हीकल का जो कारक है वो वीनस है। तो अगर कोई आपको पूछे मुझे गाड़ी लेनी है तो मैं ले सकता हूं, तो आपको क्या चेक करना है? 4th कस्पल सबलॉर्ड का कनेक्शन कहीं ना कहीं शुक्र के साथ आना चाहिए और साथ में 4, 11 और 12 आना चाहिए। तीनों में से 1 या 2 या 3 कोई भी आएगा तो चलेगा, बट शुक्र का कनेक्शन मिलना चाहिए। हालांकि आज के तारीख में ये प्रश्न कोई पूछता नहीं है, क्योंकि गाड़ी लेना अभी बहुत कॉमन हो गया है। और कभी लेगा? जब दशा भुक्ति अंतरा 4, 11 और 12 की चलेगी और शुक्र का कनेक्शन होगा कहीं ना कहीं, तो ये व्यक्ति अपनी खुद की व्हीकल या गाड़ी ले सकता है। चलो अभी मैंने आपको जो समझाया उसमें आपको कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं प्रॉपर्टी का, कि प्रॉपर्टी का प्रॉमिस भी चेक करेंगे, प्रॉपर्टी ली है तो कब ली है, कौन सी दशा में ली है, वो सब अभी आपको मैं एक झलक दिखाता हूँ। पहले अभी तक जो मैंने प्रॉपर्टी के रिलेटेड आपको समझाया उसमें आपको कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। अभी सबसे पहले ये कुंडली के अंदर हम स्टैटिक प्रॉमिस चेक करते हैं कि क्या ये व्यक्ति प्रॉपर्टी ले सकता है। तो हम पहले किसको देखेंगे? 4th कस्पल सबलॉर्ड को देखेंगे। चलो अभी उसमें से आप देख के बताओ 4th कस्पल सबलॉर्ड कौन है? मून। चलो मून के नंबर्स, मून टेनेंट है सर। टेनेंट है, ठीक है। 9, 3, 1, 4, 8। मून का स्टार लॉर्ड मून नहीं, वो जुपिटर। दोनों में से किसी को कहां पर भी समझ में नहीं आएगा तुरंत रोक के पूछ लेना। हाँ बोलो। मून का सब लॉर्ड, सॉरी स्टार लॉर्ड जुपिटर। ये मून के लाइन में, हाँ जुपिटर, सब लॉर्ड जुपिटर। सब लॉर्ड बाद में, पहले हाँ, स्टार लॉर्ड जुपिटर। जुपिटर के नंबर 3, 9, 8, 1, 4। 3, 9, 8, 1, 4। जुपिटर नक्षत्र लेवल पे है। एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन चेक करेंगे। कंजंक्शन में वीनस है, वीनस सॉरी ऑपोजिशन में है, 180 डिग्री का एस्पेक्ट दे रहा है वीनस। 172 है ना, वो नहीं समझा। 180, अच्छा उसके नियर बाय है वो। हाँ 8 प्लस और 8 माइनस। यस यस। तो यहाँ पर ऑपोजिशन है, एस्पेक्ट ऑपोजिशन है तो थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया। मैं खाली इतना कर देता हूँ ताकि मुझे समझ में आए। शुक्र है और कंजंक्शन में कौन है? कंजंक्शन में है सैटर्न। सर सैटर्न बाजू में ही देखो कंजंक्शन लिखा है ना। हाँ ये जुपिटर की लाइन है। हाँ जुपिटर की लाइन में यहाँ पर तो सब सफेद है, इसको तो छोड़ ही देना है। हाँ। अभी खुद के साथ तो खुद कंजंक्ट ही रहेगा तो उसको भी छोड़ देना है। फिर आते हैं रेड के ऊपर, ध्यान रखना है हमेशा रेड में अगर ऑपोजिशन लिखा होगा तो वो 180 है। ओके हाँ 180 है या फिर स्क्वायर है, मतलब जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो रेड से मार्क किए हुए। तो ऑपोजिशन में वीनस है और कंजंक्शन के अंदर कौन है?
कंजंक्शन में सैटर्न है, हम्म, बराबर हम्म। बराबर। हाँ बराबर। अभी नंबर्स लिखते हैं वीनस के। 3, 10, 7, 6, 11। सैटर्न का 3982। सबलॉर्ड, मून का सबलॉर्ड, जुपिटर। ये समझ में आया। इधर मून हाँ। है, मून का स्टार लॉर्ड जुपिटर है, हाँ। बराबर। जुपिटर के ऊपर एस्पेक्ट कंजंक्शन, यानी ये सब मिला के तो एक ही हुआ। हाँ तो ये उसके बाद में जुपिटर और उसका सबलॉर्ड वापस जुपिटर। ये जुपिटर के नंबर तो है। 398। अभी हमारा रूल क्या कहता है, इफ फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड बीइंग एन अनटेनेंटेड प्लैनेट, तो अनटेनेंटेड तो नहीं है, टेनेंटेड है तो छोड़ दो, और थ्रू इट्स नक्षत्र लॉर्ड, तो ये नक्षत्र लॉर्ड है, क्या सिग्निफाई करना चाहिए, 4, 11, 12, 4 नंबर दे रहा है जुपिटर, दे रहा है। तो पहले तो ये आ गया 4, 11, 12, उसमें से वीनस 11 नंबर दे रहा है, वीनस का 11 नंबर खाली भी है, देखो चेक करो, 11th हाउस खाली है, 11th हाउस खाली है। वीनस का है, तो 4 और 11 का कॉम्बिनेशन आ गया, हाँ बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये व्यक्ति के जीवन में स्टैटिक प्रॉमिस है 4, 11, 12 चाहिए, तो 4, 11, 12 में से मुझे 4 और 11 मिल गया। मिल रहा है, बराबर है। अब सबलॉर्ड क्या बोलता है, सबलॉर्ड के ऊपर थर्ड हाउस जो फोर्थ हाउस को नेगेट करता है, 8th हाउस भी प्रॉब्लम वाला है, लेकिन फिर भी सबलॉर्ड लेवल पे फोर्थ हाउस आ रहा है। अगर यहाँ पर ये फोर्थ हाउस नहीं होता तो ये व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी कभी भी नहीं ले पाता, और अगर लेता तो प्रॉपर्टी में बहुत हैरान परेशान होता, क्योंकि थर्ड हाउस नेगेट करता है फोर्थ हाउस को, और साथ में 8th का उसको सपोर्ट मिल गया। बट यहाँ पर पूरी गेम चेंज हो गई। कैसे चेंज हो गई, फोर्थ हाउस फाइनल लेवल पे आ गया। तो सबलॉर्ड ने जब फोर्थ हाउस दिखा दिया, मतलब ये प्रॉपर्टी तो ले सकता है। रहा सवाल थर्ड हाउस का, तो नेगेट है तो थोड़ी बहुत दिक्कतें प्रॉब्लम आएगी, और 8th हाउस अकेला है, 8 के साथ में 12th नहीं है, तो इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिल सकती है, या इसका सपोर्ट उसको, इनहेरिटेंस का अनअर्न्ड मनी का सपोर्ट उसको प्रॉपर्टी लेने के लिए मिल सकता है। इतनी चीज क्लियर हो गई। तो एक चीज है कि ये व्यक्ति स्टैटिक प्रॉमिस लेकर आया है कि ये व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी ले सकता है। अब ये व्यक्ति का फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड मून है, तो जो सोसाइटी में रहता है वहां पर ही स्विमिंग पूल है, तो वाटर रिसोर्सेज आ गया। मैंने कहा था आपको वाटर रिसोर्सेज, मून होता है तो मेरा। मून होता है तो वाटर रिसोर्सेज होगा। बहुत बार सोसाइटी में ही नहीं होगा स्विमिंग पूल, लेकिन एकदम सोसाइटी के नजदीक आजू बाजू में ही कहीं पर वो कॉमन स्विमिंग पूल होता है ना, जो बीएमसी वाला, वो होता है, तो भी फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड। बहुत बार आपने बड़ी बड़ी पानी की टंकी देखी होगी, एकदम अपने एरिया में पानी देने के लिए, एकदम बड़ी ऊपर के लेवल पे, और उसके आजू बाजू में, क्योंकि वो भी एक वाटर सोर्स है, तो वो भी मून का कनेक्शन दिखाता है। ये पहली चीज हो गई। अब मैंने आपको कहा था मून और नक्षत्र दोनों अपने इफेक्ट देंगे, कहा था। तो नक्षत्र कौन है, जुपिटर, घर के बराबर सामने स्कूल है। हाँ, स्कूल या मंदिर हो सकता है ऐसा। हाँ, स्कूल या मंदिर या कॉलेज या यूनिवर्सिटी घर के बराबर सामने है। ये व्यक्ति के सबसे पहला इसका जो घर था उसके बाजू में मंदिर था, दूसरा घर लिया उसके बाजू में स्कूल था, लेकिन तब तो ये व्यक्ति छोटा था, फादर के ऊपर डिपेंड था। तीसरा घर लिया तो वापस घर के सामने मंदिर था। लेकिन जब ये व्यक्ति ने खुद का घर लिया खुद के नाम पे, तो स्विमिंग पूल भी था और स्कूल भी है, दोनों चीजें। बट अगर फादर के नाम पे भी होगा, फादर के साथ में भी रहता होगा, लेकिन वो लोग का घर ऐसा ही होगा जहां पर इसकी इफेक्ट आपको मिलेगी ही मिलेगी। बराबर, ओके। आया समझ में। अब लेकिन जब खुद के नाम पे लेगा तो ये दोनों की इफेक्ट उसको पावरफुल मिलेगी। तो ये हो गया, और तीसरा घर और चौथा घर, जितने भी घर लिए, ये सारी चीजों का कनेक्शन है ये व्यक्ति को। अब सैटर्न है, तो ये व्यक्ति कभी भी न्यू प्रॉपर्टी नहीं ले सकता है। न्यू प्रॉपर्टी उसमें भी खास करके रेडी, जो बिल्डर के पास से मिलती है, कि एकदम रेडी है, उसी आ गया सीधा आप रहने चले जाओ, ऐसा ये नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि सैटर्न अंडर कंस्ट्रक्शन का कारक है। तो ये एक बार अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले सकता है, या तो रीसेल, या तो रीसेल। यस, अंडर कंस्ट्रक्शन या तो रीसेल, बट डायरेक्ट
ऐसा घर पूरा खाली पड़ा है, बिल्डर के पास गया, रेडी है, ओसी आ गया, वो नहीं ले सकता है, मिलेगी नहीं उसको ये टाइप की प्रॉपर्टी, और ले भी नहीं सकता है। साथ ही साथ में कनेक्शन किस चीज का है, वीनस का भी कनेक्शन है, वीनस 6th हाउस भी दिखाता है, तो लोन लेने की भी जरूरत पड़ सकती है, लोन की हेल्प से भी घर ले सकता है, बराबर है। सर ये माइनस क्यों दिखाया था आपने, वो उसका क्या? अरे वो तो 180 का एस्पेक्ट जो हम नेगेटिव गिनते हैं उसके लिए, बट हर एक जगह पे वो काम नहीं करता है। अभी तो अपन स्टैटिक प्रॉमिस देख रहे हैं, अच्छा। तो एस्पेक्ट कंजंक्शन में इतनी चीजें हो गई है। और दूसरी बात कि अगर ये 11 नंबर यहाँ पर नहीं होता और ये 6 नंबर होता और 8 का कॉम्बिनेशन मिलता इसको, तो ये थोड़ा डेंजरस हो सकता था। अच्छा। 6 नंबर लोन का है, 8 नंबर स्ट्रेस का है, हर्डल ऑब्स्टेकल का है, बट ये 11 नंबर आया और 11 नंबर खाली है। फोर्थ हाउस आया और 4th हाउस भी खाली है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? जुपिटर 4th हाउस दिखा रहा है ना अपनी स्क्रिप्ट में, तो जुपिटर का ये 4th हाउस खाली है, हाँ। और शुक्र का 11th हाउस खाली है, यानी कि 4 और 11 का मजबूत कॉम्बिनेशन है, मैं वो बताना चाहता हूं। तो इसके लिए बाकी सारे नंबर 19-20 होंगे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। इसको अगर लोन चाहिए तो लोन आसानी से मिल सकता है, क्योंकि 4th कस्पल सबलॉट 6th हाउस को दिखा रहा है, 11th हाउस तो है ही है। तो स्टैटिक प्रॉमिस तो पूरा का पूरा है। इसमें आपको कुछ डाउट है? आप ऐसे देख रहे हो जैसे कुछ डाउट है। कोई डाउट नहीं। क्लियर है? हाँ, नहीं मुझे ऐसा लगा कुछ सोच रहे हैं। चलो, तो न्यू प्रॉपर्टी या रेडी प्रॉपर्टी का हो गया। अभी वीनस है, तो वीनस इसके अंदर क्या रोल प्ले करता है? घर पे आप कभी भी जाओगे, घर एकदम नीट एंड क्लीन एंड वेल ऑर्गेनाइज घर होगा, एक भी चीज इधर की उधर नहीं रखी होगी। अब देखना, बहुतों को घर में आदत होती है, जो चीज जहां से लेते हैं उसकी जो जगह है वहां पर ही उसको प्रॉपर रखते हैं। तो वो चीज कैसा है? वो शुक्र का है। हर बार जरूरी नहीं है कि घर में आपको एकदम लग्जरियस और हाई फाई फर्नीचर ही मिले, बट जो भी फर्नीचर होगा एकदम डिसेंट होगा, देखने में अच्छा लगेगा, और ये चीजें होगी। तो स्टैटिक प्रॉमिस तो परफेक्ट हो गया, कैलकुलेट करना। अब रिसेंटली ये व्यक्ति ने जो प्रॉपर्टी लिया, तो हम देखते हैं, अभी दशा का मैंने आपको सिखाया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अभी टॉपिक है तो एक हिंट देता हूं कि दशा कैसे काम करती है। अभी दशा कौन सी चल रही है? देखो, दशा भुक्ति अंतरा दशा चल रही है मरकरी की, इधर आपको दशा मिलेगी 28 अक्टूबर 2031 तक दशा है मरकरी की, बराबर। अभी दो चीज आपको बता दूं, 2021 में ये व्यक्ति ने ऑफिस लिया, दशा तो वो टाइम पे भी मरकरी की थी, लेकिन भुक्ति थी सूर्य की। अभी जो रिसेंटली प्रॉपर्टी लिया, दशा तो है मरकरी की, लेकिन भुक्ति है राहु की, बराबर है। होम, इसके अंदर हमेशा कौन सी डेट कंसीडर करनी है? रजिस्ट्रेशन डेट कंसीडर करनी है। टोकन दिया न ये हुआ न वो सब नहीं, रजिस्ट्रेशन जिस दिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पे रजिस्ट्रेशन होता है वो डेट काउंट होगी। अब मैंने आपको क्या कहा, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी है तो किसका कनेक्शन मिलना चाहिए? मर्क्यूरी का। आ गया मर्क्यूरी का कनेक्शन दशा भुक्ति अंतरा के अंदर, बराबर। अब और थोड़ा आगे देखते हैं। देखो, सूर्य की दशा में, सूर्य की भुक्ति में प्रॉपर्टी ली है, सूर्य का स्टार लॉर्ड कौन है? ये यहां पर आप देखोगे सूर्य, उसके नीचे स्टार लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी है। तो आ गया कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का कनेक्शन। दशा के अंदर तो है ही है, लेकिन दशा तो 17 साल की होती है, तो हम थोड़ा भुक्ति को और ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। तो भुक्ति में आ गया सूर्य के साथ, सूर्य का स्टार लॉर्ड मर्क्यूरी है, और साथ में 11th हाउस है, 11th हाउस एंड 12th हाउस दोनों है। 4, 11, 12 में से मुझे 11 और 12 दोनों घर मिल रहे हैं। सबलॉर्ड लेवल पे वीनस है, उसमें भी 11, 12 आ रहा है। सन में देखना है ना? हाँ, 12 दिखा, फिर 11 है ना इधर, ये 11, हाँ 11 भी है, हाँ 11 भी है और 12 भी है, तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ले सकता है। तो लिया इसने कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। अभी आते हैं घर के ऊपर, दशा तो मरकरी की चल रही है, बट भुक्ति किसकी आ गई? राहु की। अब राहु की स्क्रिप्ट में देखो कौन से घर एक्टिवेट हुए हैं, इसको क्या बोलेंगे हम? कौन से घर एक्टिवेट हुए हैं, कौन से नंबर एक्टिवेट हुए हैं, ये यहां से हमें दिखता है। अच्छा,
तो सूर्य में ये नंबर एक्टिवेट थे, अभी राहु में कौन से एक्टिवेट हो रहे हैं? 92947। ये है ना, देखो राहु के अंदर 738, फिर उसका स्टार लॉर्ड है सैटर्न, उसमें 9294। हाँ 4 आ रहा है, 4 7। हाँ वही, पहले देख लो, राहु वापस 738 और उसके बाद में जो उसका सब लॉर्ड है वो 9 सैटर्न और नंबर है 92947, बराबर। अब घर लेना है तो कौन से नंबर चाहिए? 4, 11 और 12, 4 नंबर आ रहा है। हो गया प्रॉमिस पूरा, ले लिया घर। अच्छा, प्रॉपर्टी कौन सी ली? अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। एक तो स्टैटिक प्रॉमिस में जुपिटर के साथ में सैटर्न का कनेक्शन है ही है। राहु के स्क्रिप्ट के अंदर आपको स्टार लॉर्ड देखो कौन दिख रहा है? सैटर्न दिख रहा है और सैटर्न के साथ में 4 नंबर है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी दे दिया। जब इसके पहले इसने प्रॉपर्टी लिया था तो रीसेल वाला प्रॉपर्टी लिया था, हाँ मतलब बराबर सैटर्न का कनेक्शन आ गया। अभी प्रॉपर्टी लिया तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन लिया। ये स्टैटिक प्रॉमिस से बाहर आप नहीं जा सकते, ये अपना काम करेगा ही करेगा, इधर से काम करेगा और दशा उसको सपोर्ट करेगी तब वो एक्टिवेट होगा, उसके पहले नहीं होने वाला। अभी ये व्यक्ति को आगे जुपिटर की अंतरा आएगी, उसके अंदर प्रॉपर्टी लेनी है तो ले सकता है। अभी ये राहु चल रहा है ना, राहु के नीचे देखो जुपिटर, जुपिटर में इसको प्रॉपर्टी लेनी है तो ले सकता है। नहीं 4 नंबर पे है नीचे, सब लॉर्ड में जुपिटर में है, पर फर्स्ट जुपिटर, सेकंड स्टार लॉर्ड मून, मून में 383 है, फिर सेकंड सब लॉर्ड इज मून 3, फोर्थ स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड 9492। कम पॉसिबिलिटी है पर है तो सही सर। कम क्यों है? 4, 11, 12 में से 4 नंबर एकदम तो नक्षत्र लेवल पे है, पूरी पॉसिबिलिटी है। अब जरूरी नहीं है कि 383 आ रहा है ना, 8, हाँ तो वो 8, 4 3 को नेगेट करता है ना, लेकिन फाइनल 4th नंबर है ना, 4 नंबर है ना फाइनली। हाँ ये तो इधर भी नेगेट किया था, राहु में भी थर्ड हाउस तो है ना, हाँ थोड़ा 3 है, 8 है, सब लोड पे भी 3 और 8 है, देखो तो नेगेट तो किया था, बट अल्टीमेटली कौन है? 4 नंबर है कि 4 नहीं? नंबर है, हाँ नीचे भी है। अल्टीमेटली ले पाएगा। हाँ अब वो 8 नंबर और वो सब क्या काम करेंगे? एक तो खाली 8 है, साथ में 12 नहीं है, 5 नहीं है, बराबर, तो 8 अकेला इतना नेगेटिव नहीं होगा, वो इनहेरिटेड वेल्थ को सपोर्ट करेगा। घर लेने के टाइम पे थोड़ी दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम भी आएगी, अड़चने आएगी, लेकिन फाइनली ले सकता है क्योंकि 4 नंबर है वहां पर स्क्रिप्ट में, इसके लिए वो ले सकता है। सर खाली अगर 4 आया तो भी ले सकते हैं, 11 आया तो भी ले सकते हैं, हाँ। खाली 12 आया तो नहीं ले सकते। 4, 11, 12, 4, 11, 11, 12 ले सकते हैं, खाली 12 है तो नहीं। हाँ बस वही पूछा। अगर खाली 12 होते हैं तो जनरली ऐसे केस में क्या होता है मालूम है? स्पाउस के नाम पे प्रॉपर्टी लेते हैं, जिसके नाम पे 4th हाउस एक्टिव होगा उसके नाम पे घर लेगा। रजिस्ट्रेशन भी तो होना चाहिए ना प्रॉपर्टी का। हाँ। तो जिसकी कुंडली में खाली 12 नंबर आता है ना, तो वो बेचारे का पैसा जाएगा अपने जेब से, लेकिन पहला नाम हस्बैंड का होगा या पहला नाम वाइफ का होगा। अच्छा मतलब ले सकते हैं, ले सकते हैं, आना चाहिए नंबर, बस नंबर आना चाहिए, तीनों में से कुछ भी आना हाँ चाहिए। बस तीनों में से कोई भी एक नंबर आना चाहिए। ओके, अब 4 जुपिटर है तो जुपिटर में भी अगर इसको चाहिए तो ये ले सकता है, दिखा रहा है नंबर सपोर्ट कर रहा है। अब 4 नंबर तो बहुत सारी चीजों का है, वास्तु का भी है, प्रॉपर्टी का है, व्हीकल का है, बहुत सारी चीजें, तो वो अलग बात है, लेकिन चाहिए तो दशा का नंबर सपोर्ट में है। सर इनको तो हर और दशा में 4 नंबर आ रहे हैं। हाँ, जुपिटर के बाद सैटर्न में भी उसमें 4 भी नंबर है, है, हाँ, मरक्यूरी उसमें में भी भी चाहिए तो वो ले सकते हैं, नंबर सपोर्टिव है। अब उसको उतनी मेहनत करनी, वो सब बाकी का प्रैक्टिकल अरेंजमेंट होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि 4th हाउस है तो खाली प्रॉपर्टी का तो नहीं है, 4th हाउस व्हीकल का भी है तो व्हीकल भी ले हाँ, सकता है, vehicle। नया गाड़ी ले सकता है, ये चीजें हो सकती है। तो देखो, जो मैंने आपको स्टैटिक प्रॉमिस और ये डायनामिक प्रॉमिस समझाया, बराबर दशा के साथ में सब कुछ हो रहा है, उसी हिसाब से होगा। परफेक्ट टाइम रेक्टिफाई किया होगा, हर एक चीज आप पकड़ सकते हो, कोई भी चीज छूटेगी नहीं। और इतना आसान है देखना, नंबर देखो, इधर नंबर एक्टिव है, ले सकता है तो ले सकता है, होगा ही होगा वो टाइम पे काम। देखो दूसरा कैसे कॉम्बिनेशन को पकड़ते हैं, ये 4 नंबर का कॉम्बिनेशन है, यहां पर ये 4 नंबर है और ये 8 नंबर है। 4 नंबर माता का है, 8 नंबर पीड़ा का है। ये व्यक्ति की माता को पीड़ा हुई, फ्रैक्चर हो गया,
समझ में आया? अभी तक मैंने आपको एक एक पॉइंट समझाया, अभी कॉम्बिनेशन भी हम स्टडी करेंगे, मतलब ये कॉम्बिनेशन को भी पकड़ना है। सर एक क्वेश्चन, अभी आपने ये पीड़ा का बताया, वो बात एक है, पर ये मतलब इनहेरिटेंस में भी इनको मिल सकते हैं, माता की तरफ से भी मिल सकते हैं, 4 और 8 आ रहा है तो। हाँ, माता की तरफ से भी मिल सकता है, 9 और 8 है, पिता की तरफ से भी मिल सकता है, 9 नंबर भी है ना हाँ, वहाँ। मतलब नहीं, अगर किसी को ये दोनों, तो हम ये भी बोल सकते हैं ना, 4 और 8 आपको माता की तरफ से इनहेरिटेंस मिलेगा, लेकिन माता को बेचारे को तकलीफ हो गई। हाँ, एक कॉम्बिनेशन ऐसा होता है जहां पर वो लड़का जीवन में बहुत प्रगति करता है, हाँ, दूसरी तरफ मम्मी को तकलीफ होती है। हाँ, लेकिन जितनी जितनी ये लड़के की प्रगति होती है, मदर को उतना ही साथ में तकलीफ होती है। हाँ। ये लड़के की या ये व्यक्ति की बिल्कुल इच्छा नहीं है कि मेरी माँ को सफर करना पड़े, बट कॉम्बिनेशन ही ऐसा है, क्या करे, जितना इसका प्रोग्रेस होगा उतना मदर को पीड़ा हो, मतलब दोनों चीजें लाइफ में साथ में चल रही है। तो एक नंबर यहाँ पर आप जो देखते हो, खाली वो उतना ही इफेक्ट नहीं करता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के ऊपर वो इफेक्ट करता है। राइट। मदर की तरफ से इनहेरिटेंस, लेकिन मदर को खुद को पीड़ा, ये चीज है। इस तरीके से हमें हर एक चीज को पकड़ना है और आराम से इसमें से देख के आप परफेक्ट जज कर सकते हो कि क्या आएगा। आप 2 चीज बोलोगे, आपको मदर की तरफ से धन की प्राप्ति होगी, लेकिन मदर को तकलीफ होगी, क्लीन बोल्ड हो जाएगा सामने वाला। आपने सोचा कैसे, निकाला कैसे? भाई कुछ नहीं, 4 और 8 है बस, क्योंकि एक होता है एक घर को स्टडी करना, 4 3 2 1, और एक होता है कॉम्बिनेशन को स्टडी करना। ये सब कॉम्बिनेशन का खेल है, लेकिन इसके लिए अगर बेसिक बराबर माइंड में बिठाया होगा तो कॉम्बिनेशन फिर आराम से पकड़ सकते हो। क्लियर? चलो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे और पहले चाय कॉफी पिएंगे। अब हम बात करते हैं 4th कस्पल सबलोड का ही सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, जो है एजुकेशन। 4th हाउस शोज वेदर अ चाइल्ड इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्टडी और नॉट। बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट है या नहीं है, सबसे पहला तो वो 4th हाउस दिखाएगा। इफ inclined then subject in which child can be inclined for study। अगर इंटरेस्ट है तो फिर बात आती है कौन से सब्जेक्ट में करना और क्या करना। किसी को पढ़ाई में ही इंटरेस्ट नहीं है तो फिर क्या साइंस और क्या मैथ्स और क्या कॉमर्स और क्या आर्ट्स। तो जब 4th कस्पल सबलॉर्ड एंड 9th कस्पल सबलॉर्ड shows the subject or line in which the child would be interested, 4th कस्पल सबलॉर्ड will signify the subject which a child should choose। सबसे पहला इसके अंदर अगर 4th कस्पल सबलॉर्ड 4 9 और 11 को दिखाता है तो ये व्यक्ति को स्टडी के अंदर इंटरेस्ट होता है और ये व्यक्ति आगे पढ़ाई कर सकता है। 4th हाउस प्राइम हाउस फॉर एजुकेशन है। अब यहाँ पर हम एजुकेशन का मीनिंग क्या लेंगे, अप टू ग्रेजुएशन, उसको हम एजुकेशन कहेंगे और उसको बेसिक एजुकेशन कहते हैं। और उसके बाद में जो हम हायर एजुकेशन देखते हैं वो हम 9th कस्पल सबलॉर्ड से देखते हैं। तो अगर 4th कस्पल सबलॉर्ड 4th को दिखाता है तो प्राइम एजुकेशन, प्राइम हाउस फॉर एजुकेशन, 9th हाउस है हायर एजुकेशन एंड 11th हाउस है तो फुलफिलमेंट ऑफ विश। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसा लड़का, ऐसे बच्चे पढ़ाई के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं और वो आगे पढ़ाई कर सकते हैं। अगर 4th कस्पल सबलॉर्ड साथ में 4 9 11 के साथ में 5th हाउस भी दिखाता है तो उसका मतलब क्या है, ऐसे लड़के बहुत जीनियस होते हैं, दिमाग उनका बहुत अच्छा होता है, मेमोरी उनकी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि 5th हाउस किस चीज का है, गुड मेमोरी एंड इंटेलिजेंट का है। इफ 4th कस्पल सबलॉर्ड बीइंग एन अनटेनेंटेड प्लैनेट और थ्रू इट्स नक्षत्र लॉर्ड सिग्निफाइज 3 6 8 या 3 8 12 या तो फिर 6 8 12 या 3 6 8 12, तीनों में से कोई भी एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या चारों 4, तो क्या है, ऐसे बच्चों को पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता है। और अगर इंटरेस्ट होता भी है तो अगर ये नंबर आते हैं तो फेलियर हो जाता है एजुकेशन के अंदर। क्यों? क्योंकि 3rd हाउस है वो 12th हाउस मतलब 4th हाउस को नेगेट करता है 3rd हाउस। 6th हाउस स्ट्रेस का है, या तो फिर पढ़ाई के समय उसको हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। 8th हाउस हर्डल ऑब्स्टेकल प्रॉब्लम का है और 12th हाउस व्यय का या लॉस का है। 3 6 8 12। उसी तरीके से अब ये 3 6 8 12 अगर किसी की कुंडली में आ रहे हैं, आपने देखा कि 4th कस्पल सबलॉर्ड की स्क्रिप्ट में 3 6 8 12 आ रहा है, तो आप उसको क्या गाइड कर सकते हो कि भाई देखो 3rd हाउस आ रहा है, 3rd हाउस तो 4th हाउस को नेगेट करता है। तो आप एक काम कर सकते हो, ऐसे केस में आप अगर करस्पॉन्डेंस एजुकेशन करोगे तो वो नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होगी।
क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन जिसको बोलते हैं, घर पे बैठ के पढ़ाई करना और यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना या फिर ऑनलाइन एग्जाम देना, वो किस चीजों के अंदर आता है? थर्ड हाउस के अंदर आता है। तो ऐसे व्यक्ति करस्पॉन्डेंस एजुकेशन में करे तो फिर उनके लिए हेल्पफुल है। अगर 6th हाउस आता है तो ये व्यक्ति को कहो आप लॉ कर ले भाई, या तो डॉक्टर बन जा, दोनों में से उसको जो अच्छा लगे, क्योंकि 6th हाउस लॉयर का भी है, 6th हाउस डॉक्टर का भी है। 8th हाउस है तो टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग या रिसर्च फील्ड, और 12th हाउस है तो ऐसे को तो सीधा सीधा बोलना है, इसको पढ़ाई के लिए घर से दूर भेज दो, सबसे बेस्ट। या फिर फॉरेन कंट्री में भेजो, और सब लोग फॉरेन नहीं जा सकते तो घर से दूर भेज दो, कोई अलग ही एनवायरनमेंट के अंदर इसको भेज दो। तो ये जो 3, 6, 8, 12 जो नेगेटिवली काम कर रहा था वो उसको सपोर्ट और फेवर करने लगेगा। दशा देखना बहुत जरूरी है। जिस टाइम पे बच्चे का एजुकेशन चल रहा है उसी टाइम पे अगर 4, 9 और 11 की दशा भुक्ति आ रही है तो एजुकेशन बहुत अच्छा होगा उसका, और अगर उसी टाइम पे 3, 8 और 12 की आ रही है तो एजुकेशन खराब होगा, एजुकेशन में ब्रेक आएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे या पढ़ाई छोड़नी भी पड़ सकती है। तो ये एजुकेशन का कॉम्बिनेशन है। अब इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं। देखो, ये जो कुंडली आपके सामने ओपन है वो व्यक्ति ने 2001 में अपनी स्टडी छोड़ दी या उसको छोड़नी पड़ी, दोनों में से आपको जो कहना है। अब सबसे पहले देखो कि ये व्यक्ति के कुंडली के अंदर 4th कस्पल सबलॉर्ड क्या हायर एजुकेशन को दिखाता है। तो 4th कस्पल सबलॉर्ड की स्क्रिप्ट तो अभी हमने बनाई थी, फटाफट हमें याद भी है। 4th CSL है मून, जुपिटर मून के नंबर है 93148, जुपिटर के नंबर है 39814, 39814। जो मैंने अभी आपको समझाया, अगर कस्पल सबलॉर्ड 3 और 8 को दिखाता है तो क्या होता है? ब्रेक इन एजुकेशन है, लेकिन साथ में 4th हाउस भी है तो कहीं ना कहीं पढ़ तो सकता है लेकिन ब्रेक भी दिखा रहा है। अब किस चीज पे डिपेंड होगा? दशा के ऊपर डिपेंड होगा, कब छोड़ेगा और कब आगे पढ़ाई करेगा। समझ में आई बात? दोनों दिखा रहा है, पढ़ाई भी दिखा रहा है, ब्रेक भी दिखा रहा है। तो जब ऐसे ग्रहों की दशा चलेगी जो 3 या और 8 को एक्टिवेट कर रहा है, पढ़ाई छोड़ देगा। जब ऐसे ग्रहों की दशा चलेगी जो 4th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है या 9th को एक्टिवेट कर रहा है, पढ़ाई आगे शुरू कर देगा। अब दशा का पीरियड देखो, सैटर्न की महादशा थी और उसके अंदर इसने जब छोड़ा 2001 के बाद में, जो मैंने आपको कहा जुलाई 2001 में ग्रेजुएशन यानी बीकॉम का रिजल्ट आ गया, उसके बाद में उसको छोड़ना पड़ा। तो कौन तब था? केतु था। केतु बुध खत्म हो गया था, केतु था। तो केतु के नंबर देख लो आप। केतु की स्क्रिप्ट में क्या आ रहा है? सबलॉर्ड लेवल पे, फाइनल लेवल पे 3, 8, 3, 8, 3, 9 किधर से भी नहीं है, 3 और 8 है। हाँ, 2 बातें हैं। हाँ। पढ़ाई में ब्रेक, छोड़ना पड़ा, सीधा सीधा दिख रहा है, और कुछ करने की जरूरत है इसके अंदर। और दशा देखो, वो टाइम पे दशा सैटर्न की थी तो सैटर्न भी 3 और 8 लेकर बैठा है। हाँ। तो दशा में भी 3, 8 आया, भुक्ति में भी 3, 8 आया, 3, 8, 3, 8, मैटर खत्म। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ना बोल दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने भी ना बोल दिया, पढ़ाई छूट गई। लेकिन फिर आगे चल के जब समय आया, अच्छे से अच्छी एजुकेशन ली, आगे अच्छी स्टडी की, फिर कौन सी दशा में हायर स्टडी की? तो ये मरकरी की दशा में देखो, मरकरी में कौन सा नंबर आ रहा है? 4 और 9 आ रहा है। हाँ। एजुकेशन को सपोर्ट करने वाले नंबर 4, 9, 11। खराब नंबर 3, 6, 8, 12। सैटर्न में तो 3 और 8 मैंने आपको दिखाया। अब मरकरी में है 4 और 9, ये है ना? मरकरी में, हाँ। मरकरी में है ना? हाँ। दशा भुक्ति अंतरा, दशा पहले तो दशा की बात करेंगे। अभी दशा में 4 और 9 आ गया, वापस एजुकेशन चालू हो गया। और फिर अभी कौन सी अंतरा? तो देखो
वीनस चल रहा था, सॉरी सबसे पहले जब केतु चल रहा था तो एस्ट्रोलॉजी का पढ़ाई शुरू हुआ। अब क्यों पढ़ाई शुरू हुआ? 8 हाउस दिख रहा है, केतु एस्ट्रोलॉजी का कारक है और 8 हाउस को लेकर बैठा है। सर केतु जब था तभी छोड़ा था, फिर तुरंत ये एस्ट्रोलॉजी के हाँ लेकिन नहीं 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 लेकिन क्योंकि अभी केतु जब भी था तभी छोड़ा, तो सैटर्न में केतु था और साल था 2001। सेकंड में केतु था। अब जब वापस केतु में स्टडी किया तो मरकरी में केतु था अच्छा ऐसा था। और वो साल था 2017, केतु ही था दोनों टाइम। ओ लेकिन कौन चेंज हो गया? दशा चेंज हो गई। हाँ सबसे बड़ा रोल दशा का होता है जीवन के अंदर, याद रखना हमेशा। केतु तो वो टाइम पे भी था, ये टाइम पे भी है, लेकिन दशा में फर्क पड़ गया ना। देखो यहाँ पर दशा में कौन सा नंबर है? 3 और 8 है सैटर्न में, और अंतर दशा वो टाइम पे आ गई तो ब्रेक करवा दिया उसने। लेकिन अब मरकरी में आप देखोगे तो 9 और 4 है, तो ये हायर एजुकेशन वाले नंबर है। तो अब क्या हो गया? अब महादशा ने, यानी कि दशा ने बोल दिया जा बेटा पढ़ाई कर, उधर दशा बोल रहा था पढ़ाई नहीं होगी तेरी। अभी दशा ने तो ना बोल दिया, लेकिन जब तक अंतर दशा ऐसी नहीं आएगी जो पढ़ाई को ब्रेक लगाए, वो पढ़ते रहेगा थोड़ा थोड़ा। केतु की फाइनली अल्टीमेटली आ गई अंतर दशा, ब्रेक लगा दिया उसने स्टडी में। अब महादशा क्या बोल रही है? जा बेटा पढ़ाई कर, 4 और 9 है। हाँ। तो जब तक ऐसी ऐसी अंतर दशा आएगी जिधर 4-9 कनेक्टेड है, वो पढ़ाई पढ़ करते रहेगा। अब ये केतु, मरकरी के अंदर केतु आया, जब पहले केतु ने पढ़ाई छुड़वा दी थी, इस टाइम इसने पढ़ाई क्यों करवाई? पहले तो बात की महादशा ने, फील्ड में थे इसीलिए हाँ पहली तो बात की दशा ने हाँ बोला है कि तू पढ़ बेटा, आगे पढ़। और दूसरा केतु से फील्ड का, कनेक्टेड फील्ड का स्टडी किया, और केतु 8 हाउस लेकर बैठा है तो एस्ट्रोलॉजी का स्टडी किया, तो ये अपनी पूरी कर सका पढ़ाई। केतु के बाद में वीनस आया, वीनस में देखो 4 और 9 है, 4 नंबर वास्तु का, 9 नंबर एजुकेशन का, पढ़ाई का। फिर शुक्र में वास्तु का स्टडी किया, उसके बाद में कंटिन्यूस चालू ही है। देखो हर बार आप देखोगे ना 4-9, लेकिन जब तक वो आगे वाला दशा सपोर्ट नहीं करेगा वो 4-9 काम करेगा नहीं। यहां पर अभी मरकरी में फुल 4-9 सपोर्ट कर रहा है, तो जब भी जो भी पढ़ना है वो पढ़ सकता है। फिर सर सन में 3 आ रहा है, तो 3 आ रहा है पर 8 नहीं है, तो ब्रेक नहीं है ऐसा? हाँ ब्रेक नहीं है, फिर तो डिपेंड, अभी अपने वो टाइम पे अगर इच्छा है कुछ स्टडी किया तो किया, नहीं किया तो वो एक साल फिर स्टडी कुछ नहीं किया, फिर वापस देखो मून के अंदर 8 हाउस है, 4th हाउस है, 9th हाउस है, वापस और स्टडी किया। रिसेंटली पिछले साल भी एक बड़ा हायर लेवल का वास्तु का कोर्स किया, वो सब तो होते रहता है। रिसेंटली अभी लास्ट ईयर ही किया है, जून जुलाई में, वास्तु का एकदम डीप में हायर लेवल का, तो स्टडी होते रहता है। महादशा सपोर्ट में है, महादशा का सपोर्ट में होना बहुत जरूरी है कोई भी इवेंट के लिए, और उसमें भी खास करके लाइफ के जो मेजर इवेंट है उसमें इसका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, तब भी वो आगे पढ़ाई कर पाएगा या कोई भी काम कर पाएगा। और इसीलिए हमेशा याद रखना, एक अंतरदशा एक महादशा के अंदर जैसा रिजल्ट देती है वैसा ही रिजल्ट दूसरी महादशा में नहीं देती है। केतु ने यहां पर पढ़ाई छुड़वाई थी, तभी सैटर्न में केतु था, लेकिन वही केतु ने एस्ट्रोलॉजी में एक्सीलेंट पढ़ाई करवाई, लेकिन वो टाइम पे मरकरी में केतु था। केतु के पास नंबर तो वही थे, फर्क कहां पड़ गया? दशा कौन सी चल रही है उसके ऊपर फर्क पड़ गया। और अगर पराशरी की बात करें तो अगर दशा लगन कुंडली में मरकरी से केतु कौन से घर में है और सैटर्न से कौन से घर में है, उस चीज के ऊपर फर्क पड़ता है। यहां पर केपी की बात करें तो दशा के ऊपर से वो फर्क पड़ता है। दशा को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है कोई भी इवेंट के लिए। दशा सपोर्ट करेगी, अंतर दशा जब तक सपोर्टिव आएगी काम होते रहेगा। और सब्जेक्ट को कैसे चुनेंगे? सब्जेक्ट को चुनते समय हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी है कि कौन सी दशा चल रही है, और खास करके जब एडमिशन लेना है, फील्ड में जाना है, जो 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का कोर्स होता है, तो अंतर दशा को बहुत इंपॉर्टेंस देना है। अच्छा, उससे आप डिसाइड कर पाओगे। अभी जैसे एक और कुंडली आपको बताता हूँ, चलो अब ये बच्चे की कुंडली है, इसमें हम देखते हैं कि भाई ये बच्चे को आगे पढ़ाई का स्कोप है कि नहीं है। तो कौन सा देखेंगे? 4th कस्पल सबलॉट देखेंगे। कौन है 4th CSL? चलो बोलो। राहु ही है ना? राहु बड़ा। 4th CSL राहु।
अनटेनेंटेड, सूर्य ऑपोजिशन में है, मर्क्यूरी है, ये 3 मिला के 1 हो गया। अब राहु का स्टार लॉर्ड सूर्य, हाँ सन, सब लॉर्ड मरकरी, मर्क्यूरी, और मरकरी भी अनटेनेंटेड। कितने सारे एस्पेक्ट कंजंक्शन आएंगे। सूर्य नक्षत्र पे है तो उधर तो लेना ही लेना है। सूर्य के साथ में कोई नहीं है, चलो छोड़ दो। मरकरी के ऊपर सेक्सटाइल मार्स का है, बस। सेवन 6 8 12 5 9 8 2 3 7 10, मर्क्यूरी, सूर्य 9 7 2 3 9 7 2 3, मर्क्यूरी मरकरी 9 8 2 3 7 10, 8 2 3 7 10, राहु 7 1 9। बराबर है। अब पहले तो इसका स्टैटिक प्रॉमिस चेक करते हैं। ये है, ये नक्षत्र लेवल है, ये प्लैनेट लेवल है और ये सब लॉर्ड लेवल है। अब नक्षत्र लेवल के ऊपर और प्लैनेट लेवल के ऊपर नंबर कौन से आ रहे हैं? पढ़ाई के लिए अच्छे नंबर कौन से? 4 9 11, 9 नंबर आ रहा है, 9 नंबर आ रहा है, 9 नंबर आ रहा है, 9 नंबर आ रहा है। सब में आ रहा है 9। तो नेगेटिव नंबर 3 8 6 और 12, तो 8 नंबर इधर है, 3 और 8 दोनों है। 8 नंबर है, 8 नंबर है, इधर भी 3 नंबर है। 8 3। वेट वेट वेट, ये नक्षत्र है, फिर सब लोड, अभी नक्षत्र लेवल। अच्छा उतना ही देखना है। तो नक्षत्र लेवल पे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 9 नंबर फुल है, नेगेटिव नंबर 3 3 3 है और 8 नंबर एक एक बार बार है। है। ठीक है। अब सब लॉर्ड के ऊपर आता है। सब लॉर्ड क्या बोलता है? हायर स्टडी तो है। सब लॉर्ड 9 नंबर है हाँ और मरकरी बैठा कहाँ पे है? 8 में बैठा है। ठीक है। 9 8 और 3 है और साथ में मंगल उसके साथ में कंजंक्शन में है। मंगल के पास भी 6 और 8 है। 10 7 5 7 2, नेगेटिव नंबर 3 और 8 1 2 3 है। पॉजिटिव नंबर 1 9 नंबर है, 12 नंबर भी है। बराबर है। तो अब इसका जो रिजल्ट है, इसका जो प्रॉमिस है वो मिक्स प्रॉमिस है। एकदम थ्रू आउट स्टडी हो जाएगा ऐसा भी नहीं और स्टडी रुकेगा ऐसा भी नहीं। बराबर। अब जैसे भी मिक्स रिजल्ट आता है तो सबसे पहला नजर डालनी है दशा पे। हाँ, और वो दशा के सबसे, अगर वो पढ़ाई करेगा तो वो निकल अगर जाएगा। इसके अगर इसके पढ़ाई करने के समय पे पढ़ाई के सपोर्ट वाली दशा मिल गई तो गाड़ी क्लियर। ये समझ गए। लेकिन जैसे वो कुंडली में आगे मैंने बताया था, सैटर्न में 3 और 8 था, पढ़ाई के समय पे ही ऐसी दशा आ गई जिधर पढ़ाई नहीं हो सकती थी तो पढ़ाई छूट गई। सेम चीज इधर है। अभी इसमें देखते हैं अभी दशा कौन सी चल रही है और दशा के पास कौन से नंबर है। दशा चल रही है सैटर्न की, जो चलेगी 17 मार्च 2037 तक। तो तब तक तो हायर एजुकेशन पूरा हो ही जाएगा। अभी उम्र है 15 साल की। बराबर। तो एक चीज क्लियर हो गई। अब पहले मोटे मोटे सैटर्न के नंबर देखते हैं। सैटर्न में देखो सपोर्टिव नंबर है एजुकेशन का 9 नंबर है। 9 हाँ 9 11 ऊपर 11 भी है। 9 और 11 है। नेगेटिव नंबर 3 6 8 है लेकिन सपोर्टिव नंबर 9 और 11 है। बराबर है। अभी सैटर्न की दशा तो 19 साल चलने वाली है। अब रोल आता है अंतरदशा का। अब जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन है, सब्जेक्ट कहां से सिलेक्ट कर सकता है? राहु से रिलेटेड कर सकता है, सूर्य से रिलेटेड कर सकता है, मरकरी के रिलेटेड कर सकता है और नक्षत्र पे सूर्य है। और देखो 9 नंबर है, 9 नंबर जो है ना वो फादर का भी है। तो फादर ने जो एजुकेशन लिया वही सेम एजुकेशन ये व्यक्ति भी ले सकता है। खाली 9 नंबर हायर एजुकेशन का तो है ही है, लेकिन जो एजुकेशन फादर ने लिया वही एजुकेशन ये व्यक्ति ले सकता है। और सूर्य फादर का कारक भी है। हाँ हाँ हाँ। बराबर है। मरकरी कॉमर्स को दिखाता है,
सूर्य जो है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट को दिखाता है, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया। और वो शीट मैंने आपको दिया हुआ है, कौन से प्लैनेट से कौन सा सब्जेक्ट हम स्टडी करते हैं, आपको भी दिया है, आपको भी दिया है। तो उसमें सूर्य के रिलेटेड सब्जेक्ट, मरकरी के रिलेटेड सब्जेक्ट, मरकरी यानी कि कॉमर्स, अकाउंट्स, उसके रिलेटेड सब्जेक्ट, या फिर राहु से जुड़े हुए सब्जेक्ट ले सकता है, या सूर्य का ले सकता है। क्लियर? अब दशा चल रही है सैटर्न की। सैटर्न स्टार लॉर्ड वीनस, सब लॉर्ड मरकरी, उसका नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न। तो अब दशा जो चल रही है उस हिसाब से भी एजुकेशन का जो सिलेक्ट करना है स्ट्रीम, उसके हिसाब से भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। सैटर्न का सब्जेक्ट है, सैटर्न से रिलेटेड सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, वीनस के रिलेटेड कर सकते हैं। सर सॉरी, ये कहाँ से आया सैटर्न वीनस? ये इधर से दशा है ना, इधर दिखी हुई है। अभी कौन सी दशा चल रही है? सैटर्न की दशा चल रही है। हाँ। और अंतर दशा, अभी जब इसका एडमिशन लेने का टाइम आएगा तो कौन सा है? वीनस का है। वीनस का टाइम पीरियड होगा। हाँ। और अभी तो क्या है, बच्चों को स्कूल से ही एडमिशन ले लेना होता है कि कौन से फील्ड में जाना है। तो देखो, जब इसने डिसाइड किया कि मुझे कौन से फील्ड में जाना है, तो वो टाइम पे कौन चल रहा था? मरकरी चल रहा था। हाँ, तो उसने कॉमर्स लिया। कॉमर्स लिया। ओके। यस, मरकरी कॉमर्स का कारक है, तो उसने कॉमर्स लिया, पहली बात। लेकिन अभी जब आगे हायर एजुकेशन का टाइम आएगा, एग्जैक्टली पढ़ाई करने का टाइम, तो दशा तो वही रहेगी है, लेकिन अंतर दशा कौन आ जाएगी? वीनस एंड मार्स। तो वीनस के रिलेटेड सब्जेक्ट चूज कर सकता है, मार्स के रिलेटेड सब्जेक्ट चूज कर सकता है। मार्स के अंदर आता है लॉ। लॉ मार्स में आता है। यस। और उसी तरीके से लॉ के सब्जेक्ट हो, मतलब वीनस के सब्जेक्ट या मार्स के सब्जेक्ट चूज कर सकता है, या दशा जो है उसके रिलेटेड भी सब्जेक्ट वो चूज कर सकता है। इसको हमेशा ध्यान में रखना है। एडमिशन लेते टाइम कौन सी अंतर्दशा चल रही है, वो अपना प्रभाव व्यक्ति के मन पे डालती है और व्यक्ति उस हिसाब से एजुकेशन लेता है, प्रोवाइडेड उसका स्टैटिक प्रॉमिस होना चाहिए। अब देखो, शुक्र की अंतर्दशा अगले साल आएगी। शुक्र में तो पढ़ाई के अच्छे नंबर है, 6-12। 6th हाउस कंपटीशन का है। हाँ। हायर एजुकेशन में कंपटीशन होती है, तो 6th हाउस है, फेवरेबल है। और 12th हाउस है, वहां पर घर से दूर जाने का योग है, बराबर। लेकिन क्या आगे चल के एजुकेशन में सूर्य भी एक बार निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो 8 नंबर है, हर्डल ऑब्स्टेकल है, बट फाइनली 11 है, 9 है, तो चल जाएगा। ब्रेक आने की कुछ पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर मून में भी नहीं दिख रही है। 9 नंबर है, क्लियर हो जाएगा। मंगल में देखो 3 और 8 है। हाँ। 3 और 8 है, और 9 का सपोर्ट नहीं है। इधर 3 और 8 थे, इधर भी, लेकिन 9 का सपोर्ट था। इधर मून के अंदर 9 नंबर का सपोर्ट था। सर ये मार्स में भी 9 नंबर है। हाँ, लेकिन थोड़ा ऊपर के लेवल पे। हाँ। सब लोग एकदम फाइनल लेवल पे नहीं है। ओके, फाइनल लेवल पे नहीं है। हाँ, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है, एकदम छोड़ देगा ऐसा नहीं, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे, हर्डल ऑब्स्टेकल बढ़ जाएंगे। 9 नंबर भी तो है सपोर्ट का। हाँ है। तो वो भी अपना काम तो करेगा, बट थोड़ी दिक्कतें वो टाइम पे बढ़ जाएगी। अब तब तक तो कितनी उम्र का हो गया होगा? 2031 तक तो 7 साल पूरे हो जाएंगे पढ़ाई के। हाँ, बस खत्म, फिर आगे देखने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम बात करते हैं 5th कस्पल सबलॉर्ड की। 5th कस्पल सबलॉर्ड में बहुत कुछ है। जो हमारे पास मेन क्वेरी आने वाली है वो चाइल्ड, बच्चों को लेकर, या तो फिर शेयर मार्केट। आज के तारीख का जो हॉट फेवरेट टॉपिक है शेयर मार्केट, उसके सिवा कुछ आने वाला नहीं है। तो अब चाइल्ड बर्थ को कैसे देखेंगे? चाइल्ड बर्थ मतलब 5th सबलॉर्ड सीए। ये इसके ऊपर मैं आगे बढ़ूं उसके पहले एक बता दूं, बच्चों के एजुकेशन के रिलेटेड जो चीजें हैं ना, कभी भी हमें बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई करना उसके लिए फोर्स नहीं करना है। कुंडली के हिसाब से जो 3-4 चीजें आती है वो हमें उसको बता देनी है कि भाई आपकी कुंडली के हिसाब से इतनी इतनी चीजों में आप पढ़ाई कर सकते हो। अब उसमें से किसमें करना नहीं करना वो उसके इंटरेस्ट और उसके इंक्लिनेशन के ऊपर भी डिपेंड है। उसमें कभी भी फोर्स करके हमें बच्चों को एडमिशन नहीं दिलाना है, या फोर्स करके हमें उससे पढ़ाई नहीं करवानी है, वरना वो आगे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएगा, सक्सेस नहीं कर पाएगा, छोड़ देगा। बता देना है भाई तेरे लिए ये 2-3 चीजें अच्छी है या 3-4 चीजें अच्छी है, अब उसमें से तुझे जिसमें इंटरेस्ट है वो तू कर। उसमें बच्चा अच्छे से पढ़ाई करता है और आगे बढ़ता है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है।
अब फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड को हम देखेंगे। सबसे पहला, अगर बच्चे के रिलेटेड किसी भी चीज का फाइनल जजमेंट लेना है तो वो मदर की, होने वाली मदर की या मदर की कुंडली से ही लेना है। होने वाले फादर की कुंडली से कुछ देखना नहीं है। देख सकते हो लेकिन फाइनल कंफर्मेशन नहीं कर सकते हैं। जब तक मदर की कुंडली नहीं देखते हैं तब तक चाइल्ड बर्थ के लिए हम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते हैं। ये सबसे पहला हमेशा याद रखना। बच्चों के रिलेटेड क्वेश्चन आया, मतलब बच्चा कब होगा, संतान प्राप्ति कब होगी, तो मदर की कुंडली देखनी है और देखनी है, उसके सिवा आगे नहीं बढ़ना है। चाइल्ड बर्थ का टाइम कौन सा गिनेंगे? जब बच्चे को माँ के पेट से, अगर सीजेरियन है तो माँ के पेट से निकाला जाता है, या जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो डॉक्टर जो एक कॉर्ड होता है जो माता के पेट के साथ में और बच्चे के साथ में कनेक्टेड है उसको कट करता है। जब वो कट करता है तो बच्चा सबसे पहला इंडिपेंडेंट सांस लेता है। उसके पहले तो वो माता के ऊपर डिपेंड है सांस लेने के लिए। तो जो टाइम पे एग्जैक्ट वो कॉर्ड कट होता है और बच्चा इंडिपेंडेंटली अपनी पहली सांस लेता है, एक्चुअली वो जन्म का समय होता है। अब ये चीज 90% से ज्यादा डॉक्टर को नहीं पता है, और जो 2-4 डॉक्टर को पता है वो इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि उनके पास उतनी फुर्सत नहीं होती है। फटाफट एक डिलीवरी खत्म करो, दूसरी करो, तीसरी करो, उसी में लगे रहते हैं वो लोग अपने दुनिया में। तो इसलिए हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक कुंडली के अंदर बर्थ टाइम को रेक्टिफाई करना, उसको चेक करना। बट एक्चुअली कौन सी सिस्टम है वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दी। इस चीज को भी हमेशा हमें ध्यान में रखना है। अगर फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड 2, 5 एंड 11 दिखाता है और कनेक्टेड होता है जुपिटर, मून या विनस के साथ में, तो चाइल्ड बर्थ प्रॉमिस है। जुपिटर, मून और विनस क्या है? नेचुरल मेलेफिक नहीं है, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, तो शुभ प्लैनेट है। तो शुभ प्लैनेट के साथ में कनेक्टेड होगा। और 2, 5 एंड 11 सेकंड हाउस फैमिली का, 5th हाउस संतान का, 11th हाउस इच्छा पूर्ति का। अगर ये नंबर दिखाएगा तो माता की कुंडली में संतान प्राप्ति तय है, निश्चित है। वहां पर ही अगर 2, 5, 6, 11 दिखाएगा और जुपिटर, मून और विनस के साथ में होगा तो चाइल्ड बर्थ तो प्रॉमिस है, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, तब जाके कंसीव होगा, उसके पहले कंसीव नहीं होगा। क्योंकि 6th हाउस किस चीज का है? मेडिकल का है, तो वो साथ में लेना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड 1, 4, 10 को दिखाता है और साथ में राहु, मंगल या केतु होता है, या फिर बैरन साइन में डिपॉजिटेड होता है, तो फिर चाइल्ड बर्थ डिनाय होता है। बैरन साइन मतलब कौन सी साइन? जैसे अगर हम साइन की बात करें तो एक होता है फ्रूटफुल साइन। फ्रूटफुल साइन मतलब गुजराती में कहे तो फलद्रुप। 4, 8, 12 फलद्रुप का मतलब क्या? ऐसी जमीन जिसके ऊपर हम कुछ फसल उगा सकते हैं, ऐसी जो जमीन होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ये अपना फर्टाइल लैंड। तो फर्टाइल लैंड होती है, उसी तरीके से फर्टाइल राशि होती है। फर्टाइल राशि कौन सी? 4, 8 और 12। क्यों? क्योंकि 4, 8 और 12 जो है वो वाटर एलिमेंट की साइन है। और कोई भी चीज को उगाना है, अगर फसल उगानी है तो पानी तो डालना पड़ेगा, बिना पानी वाली जमीन में तो फसल उगने वाली नहीं है। तो उसी तरीके से 4, 8, 12 फ्रूटफुल साइन है। अगर वो साइन में अगर कस्पल सबलॉर्ड बैठा है तो संतान प्राप्ति होगी। लेकिन जहां पर जो डेजर्ट होता है, रण प्रदेश होता है, उसमें तो कुछ उगता नहीं है, बंजर होती है, बैरन होती है उसको। तो वैसी बैरन और बंजर साइन कौन सी है? 1, 3, 5 और 6। 1 और 3 क्यों है? क्योंकि वो फायर एलिमेंट का है। सॉरी, 1 और 5 जो है वो फायर एलिमेंट का है। 3 और 6 जो है वो मर्क्यूरी की राशि है, छोटे बच्चों को दिखाती है। लॉजिक समझने के लिए इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो 1, 3, 5 और 6 राशि बैरन साइन है। उसमें अगर फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड बैठा होगा और साथ में 1, 4, 10 लेकर बैठा होगा, उसमें से भी राहु, मंगल या केतु होगा, तो संतान प्राप्ति नहीं होगी। अगर कस्पल सबलॉर्ड 2, 5, 11 लेके बैठा है, लेकिन बैठा है बैरन साइन में, तो भी संतान प्राप्ति नहीं होगी। बैरन साइन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है संतान प्राप्ति में, उसको मिस नहीं करना है। इफ फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड सिग्निफाइज 1, 4, 10, 8 और 12 and connected with Rahu, Mars, Ketu, then childbirth is denied and abortion will happen. 1, 4, 10 क्यों है? सेकंड हाउस को नेगेट करता है फर्स्ट हाउस, फिफ्थ को नेगेट करता है 4, 11 को नेगेट करता है 10। तो 1, 4, 10
और साथ में सपोर्ट किसका मिल गया, 8 और 12 का, टोटल प्रॉमिस गया, खत्म स्टोरी। तो मिस कैरेज होगा या तो अबॉर्शन हो जाएगा, बच्चा नहीं होगा। उसमें से भी राहु केतु और मार्स के साथ कनेक्टेड हो, बैलेंस साइन में बैठे हो तो भूल जाओ। If fifth cuspal sublord is connected with 4, 8, 10 या फिर 4, 10, 12 but not in Byron sign, then there will be a problem in the childbirth but completely deny नहीं होगा, दिक्कत आएगी बट अगर बैरन साइन में नहीं होगा तो अल्टीमेटली बच्चा प्राप्त हो सकता है, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली डिनाई हो जाएगा, हो सकता है। बट फिर भी थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी किस चीज की रहती है, मिस कैरेज की रहती है। मतलब 50-50 चांस हो गया, क्योंकि प्रॉमिस नेगेट हो रहा है लेकिन बैरन साइन में नहीं है तो 50-50 हो गया। प्रॉमिस भी नेगेट हो रहा है और बैरन साइन में भी है तो कंप्लीट गया, फिर तो कोई बचा नहीं सकता उसको। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, फिर भी जब किसी की डेथ का सवाल हो या किसी के जन्म का सवाल हो, हम भगवान नहीं है, हमें भगवान बन के ऑर्डर नहीं देना है, जा डेथ हो जाएगी, जा बच्चा हो जाएगा, ऐसा हमें कुछ भी कहना नहीं है। हम खाली इतना कह सकते हैं कि 99% मुझे लग रहा है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, 1% ऊपर वाले के हाथ में है, आप कोशिश करो। चैप्टर फिनिश। अगर फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड 2, 5, 11 एंड 4, 8, 10 या फिर 2, 5, 11 एंड 4, 10, 12 दिखाता है, then childbirth will take place with the help of medical intervention। 8th हाउस किस चीज का है, सर्जरी का है, अपना ये सीजेरियन का है। 12th हाउस हॉस्पिटल का है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट लेकर या हॉस्पिटल में उसकी जो ट्रीटमेंट है वो करके भी संतान प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स भी है और नेगेटिव नंबर भी है, दोनों नंबर है। बैरन साइन जो मैंने आपको बताया 1, 5, 3, 6, फिफ्थ राशि एंड थर्ड राशि आर द मोस्ट डेंजरस, खास ध्यान में रखना है। फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड एंड नक्षत्र लॉर्ड अगर दोनों बैरन साइन में होगा, चाइल्ड बर्थ नहीं होगा, भले फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड 2, 5, 11 ही क्यों ना दिखा रहा हो। सर पांचवा नक्षत्र कस्पल सब लॉर्ड, फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड है जुपिटर और उसका स्टार लॉर्ड है मार्स। जुपिटर भी बैरन साइन में है, मार्स भी बैरन साइन में है। फिर भले इसके पास 2, 5, 11 है या इसके पास 2, 5, 11 है, दोनों में से किसी के एक पास तो होगा, लेकिन अगर दोनों बैरन साइन में है तो संतान प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि कस्पल सबलॉर्ड भी बैरन में चला गया, नक्षत्र भी चला गया, खेल खत्म। फिर ये 2, 5, 11 लेके घूमते रहेगा लेकिन होगा नहीं। 2, 5, 11 की उसको दूसरी कोई जगह पे इफेक्ट मिल जाएगी, लेकिन संतान की मैटर में नहीं मिलेगी क्योंकि बैरन साइन में चला गया है। 2, 5, 11 शेयर बाजार में अच्छा बेनिफिट दिखाता है, तो हो सकता है कि संतान प्राप्ति ना हो तब तक वो शेयर मार्केट में अच्छा कमाता हो, क्योंकि 2, 5, 11 का कॉम्बिनेशन अगर दशा में एक्टिव है तो उसको कहीं ना कहीं तो बेनिफिट मिलना है 2, 5, 11 का। लेकिन कस्पल सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड बैठे बैरन साइन में, संतान में बेनिफिट नहीं मिलेगा, शेयर मार्केट में लेके जा चाहिए। एंड फ्रूटफुल साइन है 4, 8, 12। अब कौन से प्लैनेट देखो, अगर मेल के अंदर सीमेन की क्या पोजीशन है उसके लिए वीनस को देखते हैं। पौरुषत्व यानी कि विरिलिटी अगर मेल में कितनी है अगर वो देखना है तो सन को देखते हैं। फीमेल की फर्टिलिटी के लिए मून को देखा जाता है, और फीमेल की जो मंथली साइकिल होती है, पीरियड्स की डेट होती है, उसके हिसाब से अगर देखना है तो मंगल को देखा जाता है। अब कोई फीमेल के अंदर प्रॉब्लम है या मेल के अंदर प्रॉब्लम है, ये भी हम इससे जजमेंट कर सकते हैं। इसके प्लैनेट की स्क्रिप्ट को देखना होगा, और जो स्क्रिप्ट में सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा तो हमें इंडिकेशन मिल जाएगा कि यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो अभी एक सूर्य वीनस है, मेल की कुंडली में वीनस है, वीनस है, मेल की कुंडली है, लेकिन वीनस के साथ में कंजंक्शन में है सूर्य, और दूसरी बाजू से कंजंक्शन में है मार्स। मार्स भी गर्म, सूर्य भी गर्म, इसके बेचारे के स्पर्म्स को जो है ना वो सुखा देगा। तो इसको हमने समझ में आ जाएगा कि मेल के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है स्पर्म काउंट के अंदर। उस तरीके से हम देख सकते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने आपको। अगर पेरेंट के चाइल्ड में फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड इज मेलेफिक एंड इफ इट इज अफ्लिक्टेड एंड कनेक्टेड विद 6, 8, 12, और जो जुपिटर है संतान का कारक है वो भी अगर एफ्लिक्टेड है तो क्या होगा, देन इट इंडिकेट्स दैट पेरेंट्स विल नॉट गेट हैप्पीनेस फ्रॉम चाइल्ड।
संतान होना एक बात है और वो संतान से सुख मिलना वो दूसरी बात है। राइट। संतान होगा कि नहीं तो हम फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड और 2 5 11 देख लेंगे तो पता चल जाएगा संतान होगा कि नहीं। फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड है, 2 5 11 है, लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है कि 2 5 11 होने के साथ में अगर 6 8 12 है, ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है पूरी स्क्रिप्ट में, तो संतान प्राप्ति तो हो जाएगी लेकिन संतान का सुख नहीं मिलेगा। या जो हमारा प्लैनेट और उसका अगर हम देखें तो चलो फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड है सूर्य, स्टार लॉर्ड है वीनस, ये दोनों मिला के तो 2 5 11 दे रहे हैं, लेकिन सब लॉर्ड पे आ रहा है सैटर्न और सैटर्न लेके बैठा है 6 8 12। सैटर्न सब लॉर्ड है, क्वालिटी दिखाता है, संतान प्राप्ति तो हो जाएगी, क्वालिटी गई। 6 8 12 में तो होगा ही नहीं संतान, बहुत डिफिकल्ट है मान लो, लेकिन यहाँ पर 5 है, 5 6 8 12 है तो संतान तो दे देगा लेकिन क्वालिटी बिगाड़ देगा। माता पिता ये सोचेंगे कहाँ इसको मैंने जन्म दे दिया, नहीं होता तो अच्छा था। ये कॉम्बिनेशन है। तो संतान प्राप्ति होगी कि नहीं 2 5 11 से पता चलेगा। संतान से सुख मिलेगा कि नहीं, अगर वो स्क्रिप्ट में 6 8 12 है तो सुख नहीं मिलेगा। 6 8 12 नहीं है तो बच्चे की प्राप्ति भी होगी और वो बच्चे की तरफ से माता पिता को सुकून मिलेगी, राहत मिलेगी, बच्चे की हैप्पीनेस को वो एंजॉय कर पाएंगे। एबॉर्शन और मिसकैरेज, इफ फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड is posited or its nakshatra lord is posited in the 8th house, then there is a strong possibility of miscarriage. 8th house तो उसका है ही है। अगर फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड केतु बनता है, केतु कट का कारक है, डिटैचमेंट का कारक है, केतु है, या फिर कोई प्लैनेट है लेकिन उसके साथ में केतु कंजंक्शन में है, और अगर वो लोग बैलेंस साइन में बैठे हैं तो स्ट्रांगली इंडिकेट करता है अबॉर्शन को या मिसकैरेज को। यहां पर दिखा है जैसे सूर्य है 2 5 11 है, लेकिन सूर्य के साथ में कंजंक्शन में है केतु, और ये दोनों बैठे हैं बैलेंस साइन में, क्लोज। अबॉर्शन मिसकैरेज संतान प्राप्ति नहीं होगी, भले 2 5 11 है लेकिन कंजंक्शन में केतु है और बैठा है बैलेंस साइन में। इफ फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड इज केतु इन द स्टार, या तो फिर केतु के नक्षत्र में हो या केतु खुद हो, और अगर 8th हाउस में बैठा हो तो भी मिसकैरेज हो सकता है। इफ फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड इज राहु एंड इट इज कनेक्टेड विद, या तो फिर राहु के साथ में कनेक्टेड हो या राहु खुद हो, तो किसी ना किसी प्रकार की संतान के रिलेटेड प्रॉब्लम को दिखाता है, या तो फिर कॉम्प्लिकेशन इन चाइल्ड बर्थ वो दिखाता है। इफ फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड या फिर उसका नक्षत्र लॉर्ड अगर सैटर्न है तो डिले इन चाइल्ड बर्थ। एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, जब भी सैटर्न आता है तो वो डिले को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन सैटर्न की एक अच्छी बात क्या है, सैटर्न डिलेस, नेवर डिनाई, इट नेवर डिनाइज। देर लगाता है लेकिन ना नहीं बोलता है, देर से लेकिन रिजल्ट देता है। जबकि बहुत अतिशय बदमाश कौन है, राहु केतु और मंगल, ये तो ठान ले तो ना भी दे, नहीं देना है। सैटर्न थोड़ा रुलाएगा, डिले करेगा लेकिन देगा। If fifth cuspal sublord or its nakshatra lord is Saturn and posited in the 8th house, then a dead child will be born or miscarriage will happen. होता है ना, मरा हुआ चाइल्ड आता है, तो ये चीज होती है। अब ये जो सारी अभी मैं चीजें आपको बता रहा हूं ना, वो सब आपको ज्यादा करके कहां से देखनी है, प्रश्न कुंडली से देखनी है। क्योंकि किसी का भी बर्थ टाइम आपने एकदम परफेक्टली रेक्टिफाई कर दिया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर रेक्टिफिकेशन में जरा गड़बड़ हो गई, आपने शनि देख लिया, 8 में बैठा है देख लिया और गलती से बोल दिया कि मरा हुआ चाइल्ड आएगा, तो अच्छी बात नहीं है। इसके लिए फाइनल कुछ कंफर्मेशन करना है तो प्रश्न कुंडली से देख सकते हो, लेकिन रूल तो यही रहेगा। कि फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड 2 और 6 को दिखाता है और साथ में 8 हाउस भी आता है, देन टेक केयर ऑफ डाइट नहीं है, डाइट वो करेक्शन करना पड़ेगा। मतलब कि अगर फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड की स्क्रिप्ट में आता है 2 और 6 और साथ में 8 भी है, तो ये संतान प्राप्ति में किसी ना किसी प्रकार की प्रॉब्लम को दिखा रहा है। लेकिन संतान का प्रॉमिस टोटली नेगेटिव भी नहीं है, मतलब ना भी नहीं बोल रहा है, सेकंड हाउस तो है। तो क्या कर सकते हैं, सेकंड हाउस की वजह से हम ये कर सकते हैं कि इसको बोलेंगे तेरे डाइट का ख्याल रख भाई, खाने पीने में ध्यान रख, खाने पीने में ख्याल रख, तो डिलीवरी हो जाएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगा।
क्योंकि कंप्लीटली डिनाई नहीं है। उसी तरीके से अगर फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड की स्क्रिप्ट में 3 9 12 है, संतान का प्रॉमिस तो है 2 5 11 में से कुछ भी है, लेकिन साथ में 3 9 12 भी है, या फिर 8 हाउस है, तो क्या कहेंगे भाई 8 हाउस है, मिस कैरेज और अबॉर्शन की, अबॉर्शन तो चलो व्यक्ति अपनी इच्छा से करता है, लेकिन मिस कैरेज की पूरी पॉसिबिलिटी है, तो उसको क्या कह सकते हैं भाई 3 9 12 लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग नहीं करना है। क्योंकि संतान का प्रॉमिस तो है, या तो 2 है या तो 5 है 11 है, लेकिन साथ में 8 भी है और ये कॉम्बिनेशन है, तो हमें क्या समझ में आएगा 3 9 12 लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग है, तुझे ट्रैवलिंग कंप्लीटली बंद कर देना है, तो ये 8 हाउस तकलीफ नहीं देगा। अदरवाइज क्या करेगा, 8 हाउस तकलीफ देगा, किस वजह से देगा, ट्रैवलिंग की वजह से देगा। If fifth cuspal sublord is signifying 8 or 12, then avoid physical relation after conception. अगर ऐसे कोई स्क्रिप्ट आती है जिसमें 2 5 11 लेकिन 8 और 12 भी है, 12th हाउस बैड प्लेजर का है, 8th हाउस प्रॉब्लम का है, तो प्रॉब्लम किस वजह से होगा, बैड प्लेजर की वजह से होगा। तो ऐसे में कपल को क्या करना चाहिए, अगर कंसीव हो गया एक बार तो फिर सेक्सुअल रिलेशन को अवॉइड करना चाहिए, तो फिर एक बार डिलीवरी हो जाए फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ट्विंस बर्थ को कैसे देखेंगे, अगर फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड मरकरी है या मरकरी के साइन में है, नक्षत्र लॉर्ड मरकरी है या मरकरी के साइन में है, दोनों कंडीशन भी हो सकती है, दोनों में से एक कंडीशन भी हो सकती है, लेकिन मरकरी का रोल आना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड मरकरी हो, नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर हो, लेकिन नक्षत्र लॉर्ड मरकरी के साइन में बैठा हो, यानी कि 3 नंबर राशि में या 6 नंबर की राशि में बैठा हो, तो ये ट्विंस को इंडिकेट करता है। या उल्टा कस्पल सबलॉर्ड जुपिटर है, स्टार लॉर्ड मरकरी है, और ये जुपिटर जो है वो 3 नंबर की राशि में या 6 नंबर की राशि में बैठा है, तो भी मरकरी का कनेक्शन आ गया, और नक्षत्र लॉर्ड तो खुद मरकरी है ही है, तो क्या होगा, ट्विन बर्थ होगा। मर्क्यूरी का कनेक्शन चाहिए, चाहिए और चाहिए। जब भी कोई चीज को मल्टीपल करना होता है, एक से ज्यादा करना होता है, तो मर्क्यूरी का कनेक्शन हमें चाहिए, चाहिए और चाहिए। In general, if fifth cuspal sublord indicates 2 5 11, but 7 or 9th cuspal sublord does not indicate 2 5 11, तो मैक्सिमम केस के अंदर एक ही संतान होगा। ये जूने जमाने का प्रश्न है, बहुत लोग पूछते थे ना दूसरा होगा कि नहीं, अभी तो लोगों को चाहिए ही नहीं, और चाहिए तो मुश्किल से एक चाहिए, आगे कोई पूछता ही नहीं है। बट पहले के जमाने में होता था दूसरा होगा कि नहीं, तीसरा होगा कि नहीं, तो उस टाइम पे ये चीजों को काम में आता था कि भाई फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड है, उसने तो 2 5 11 दिखा दिया, तो फर्स्ट संतान हो गया। अब फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड अगर 7 को दिखाता है या 9 को दिखाता है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, सेकंड चाइल्ड या थर्ड चाइल्ड, क्योंकि सेकंड चाइल्ड हम 7th हाउस से देखते हैं, थर्ड चाइल्ड 9th हाउस से देखते हैं, तो इस तरीके से हमें समझ में आता है। अब 7th हाउस में देखते हैं, अगर 7th कस्पल सबलॉर्ड बाकी सब दिखाता है, लेकिन न तो 2 दिखा रहा है, न 5 दिखा रहा है, न 11 दिखा रहा है, तो संतान नहीं होगा। उसी तरीके से 9 में, क्योंकि संतान प्राप्ति का प्रॉमिस कौन सा है, फैमिली, संतान और इच्छा पूर्ति। 5th हाउस पूरा करेगा तो फर्स्ट चाइल्ड, 7th हाउस पूरा करेगा तो सेकंड चाइल्ड, 3rd हाउस पूरा करेगा तो थर्ड चाइल्ड। लेकिन अगर ये यहां से ही स्टॉप हो जाता है, आगे 7 को भी नहीं दिखा रहा है, 9 को भी नहीं दिखा रहा है, और अगर दिखा भी रहा है तो 7 के स्क्रिप्ट में ना तो 2 5 11 आ रहा है, ना तो 9 के स्क्रिप्ट में आ रहा है, तो संतान सिर्फ एक ही होगी। जो कस्पल सबलॉर्ड संतान प्राप्ति के नंबर को दिखाता है उधर बच्चा होगा, जो नहीं दिखाता है आगे नहीं होगा। अभी ऐसा तो होगा नहीं दूसरा नहीं हुआ लेकिन अचानक तीसरा आ गया, ऐसा तो होने वाला है नहीं, दूसरे से कट हो गया तो आगे का कट हो जाएगा। फिर अगर 7 कस्पल सबलॉर्ड 2 7 11 को दिखाता है, तो सेकंड चाइल्ड का चांस स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ये यहाँ पर स्ट्रॉन्गर क्यों लिखा है, होता है, लेकिन फिर करना नहीं करना वो तो कपल के ऊपर डिपेंड है, इसके लिए पॉसिबल लिखा है। और फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड 2 5 11 तो दिखाता है, लेकिन मून और मरकरी के साथ में कनेक्टेड होता है, तो प्री मैच्योर बेबी होती है। चंद्र तो फास्ट है, कोई भी चीज में फास्ट कर देगा, डिलीवरी भी फास्ट कर देगा, 9 महीने से पहले करवा देगा, चंद्र फास्ट है।
और उसी का भाई है मरकरी, क्योंकि मरकरी और चंद्र की वीटी एक ही अंग में पहनते ना इधर, तो वो दोनों के नेचर थोड़े थोड़े सरीके होते हैं, थोड़े थोड़े। ड्यूअलिटी मरकरी के पास है, वो और किसी के पास नहीं है, लेकिन जो स्पीड मून के पास है वो और किसी के पास नहीं है। फिर भी मरकरी और मून का थोड़ा थोड़ा सिमिलर आता है, तो ये आपको समझ में आया, इसके लिए बोल रहा हूँ। तो मरकरी और मून अगर फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड के साथ में कनेक्टेड होते हैं तो फास्ट डिलीवरी होती है। फास्ट मतलब थोड़ी प्रीमेच्योर, ऐसा नहीं कि 3-4 महीने में हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, आईवीएफ ट्रीटमेंट। तो अगर फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड 4, 10, 12 और 8 को दिखाता है, या तो 4, 12, 8 को दिखाएगा या 4, 10, 8 को दिखाएगा, तो देन चाइल्ड बर्थ विल टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ आईवीएफ ट्रीटमेंट। ये नंबर कैसे है? 4th हाउस तो नेगेट करता है 5th को, 10 नेगेट करता है 11th को, 12वां नंबर है हॉस्पिटल का, 8वां नंबर है सर्जरी का। तो जब 8 और 12 का इन्वॉल्वमेंट होता है तो कोई ना कोई प्रकार की मेडिकल हेल्प लेनी ही पड़ेगी, तब भी जाके कंसीव होगा, उसके पहले नहीं होगा। Whenever fifth cuspal signifies 8th house, childbirth will happen with the help of medical intervention, and fifth cuspal sublord अगर राहु है तो भी चाइल्ड बर्थ विल टेक प्लेस विथ मेडिकल इंटरवेंशन। तो खाली राहु 5th हाउस में बैठा है, गया संतान बर्बाद, ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर भी हजारों लोग ऐसे हैं 5th हाउस में राहु है लेकिन बच्चे संतान होता है और अच्छे संतान होते हैं। तो ऐसा कोई रूल बनाना नहीं है। टेस्ट ट्यूब बेबी या तो फिर सरोगेट मदर, इफ देयर इज अ प्रॉमिस ऑफ चाइल्ड बर्थ इन मेल चार्ट, यानी फादर की कुंडली में तो 2-5-11 के अंदर 2-5-11 की स्क्रिप्ट आ रही है 5th कस्पल सबलॉर्ड में, लेकिन मदर की कुंडली में नहीं आ रही है, तो फिर वो केस के अंदर सरोगेसी से बच्चा प्राप्त हो सकता है। If 5th cuspal sublord signifies 8 and 12 and is connected with Venus or Moon, or if 5th cuspal sublord is Rahu, then also it indicates something unorthodox. तो अगर राहु है, 2-5-11 का प्रॉमिस भी है लेकिन संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं? आप सरोगेसी से बच्चा करो, क्योंकि राहु ऑर्थोडॉक्स नहीं है, अनऑर्थोडॉक्स है। तो अनऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या? जो रूढ़ी परंपरागत जुना जमाने से चला आ रहा है वैसा नहीं, कुछ अलग करो। तो कुछ अलग मतलब क्या? सरोगेसी, आईवीएफ, वो अलग हो गया। रूटीन क्या है? नॉर्मल डिलीवरी, सीजरियन अपना रूटीन है, बट ये अलग हो गया। तो ऐसे केस में हम उनको सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आप जो है ये ट्रीटमेंट का सहारा लो, तो आपको बच्चा प्राप्त होगा। इफ 5th कस्पल सबलॉर्ड इज वीनस and signifying 4-8-12 या फिर 4-10-12 and Venus is posited in barren sign, then male will have the problem related to sperms। जो भी मैंने आपको बताया ना, शुक्र की स्क्रिप्ट से समझ सकते हैं, ये मैंने आपको कंजंक्शन से समझाया। उसी तरीके से वीनस की स्क्रिप्ट में अगर 4-8-10 या 4-10-12 होगा और वो कहां पर बैठा होगा? बैरन साइन में बैठा होगा, तो स्पर्म्स के रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। If 5th cuspal sublord is Mars and Ketu, then there is a chance of abortion, क्योंकि मार्स है सर्जरी का कारक है, केतु कट का कारक है। But if Mars or Ketu is signifying 2-5-11 and not in barren sign, then childbirth will be definitely there। बच्चा डिनाई होगा ऐसा नहीं है, बैरन साइन में नहीं होना चाहिए, बस प्रॉमिस होगा। मंगल केतु भले है, ऐसा नहीं कि केतु है तो डिटेच कर दिया, काट दिया, नहीं होगा बच्चा, ऐसा नहीं होता है। 2-5-11 है और बैरन में नहीं है तो बच्चा तो होगा, थोड़ी दिक्कत होगी। The promise of childbirth is to be seen from the female कुंडली, but the gender यानी कि लड़का होगा कि लड़की होगी, वो कौन सी कुंडली से देखना है? वो मेल की कुंडली से देखना है। अब ऐसा होता है कि बच्चे के जन्म के समय पे माता पिता का झगड़ा चल रहा होता है। आजकल तो ऐसा बहुत होता है, शादी के 1-2 साल के बाद तो झगड़ा चालू हो जाता है और उसमें गलती से कंसीव हो जाता है, तो डिलीवरी तक पहुंचते पहुंचते तो बेचारे छूटा-छेड़ा तक पहुंच जाते हैं। और वो टाइम पे फिर क्या होता है? डिस्प्यूट चल रहा होता है हस्बैंड वाइफ का। मम्मी बोलती है बच्चा मेरे पास रहेगा, होने वाला फादर बोलता है बच्चा मेरे पास रहेगा। तो कस्टडी किसको मिलेगी? बच्चे को। बच्चे की कस्टडी मिलेगी किसको? तो ये क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकते हो आप? प्रश्न कुंडली से दे सकते हो।